अस्सलाम वालेकुम। फैज न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन 2021-22 के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। तमाम नाज़रीन को फैज न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन 2021-22 में खुशामदीद। आज बजट है। बजट आदादुशुमार का सारा खेल है। आदादुशुमार एक घोरक धंधा भी है, जबकि ये एक साल का बहुत अहम तरीन दिन होता है, एक अहम एक्टिविटी होती है जो हुकूमत वक्त लाजमी करती है, क्योंकि इससे मालूम होता है कि आगे आने वाले दिनों में पूरे साल के लिए हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने हैं। हमेशा देखने में आता है कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशियां की जाती है। इस बार भी अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए कोई बेहतर इकदामात नहीं किए गए। इसी तरह हुकूमत वक्त जो इस वक्त इख्तिदार में है, उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि गुज़िश्ता अदवार में गुज़िश्ता हुकूमत ने आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं की। बहुत ज़्यादा करप्शन देखने में आई, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ उनकी जानिब से की जाती रही। लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम को इन तमाम बातों से कोई सरोकार नहीं है। आवाम सिर्फ ये देखती है कि उनके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। बजट आ रहा है, बजट में आवाम के लिए क्या बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। आया कि बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर बंदा करता नजर आता है। अशिया खुरोनोश की कीमतें जो आसमान की बुलंदियों को छुई हुई हैं, क्या अब के बार बजट में उनको किसी तरीके से कम किया जाएगा? क्या बेहतरी के इकदाम किए जाएंगे? इसी हवाले से हम बात करते रहेंगे इस बजट ट्रांसमिशन में। आपको बताएं कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट कुछ ही देर में पेश किया जाएगा और इस हवाले से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी हुआ। दूसरी जानिब अपोजिशन भी पूरी तरह तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और इस हवाले से शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडरों का इजलास भी जारी है। वज़ारत खजाना के मुताबिक माली साल बराए 2021-22 का बजट तकरीबन 8,000 अरब रुपए का है, जिसमें तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जो रवा माली साल के तरक्याती बजट के मुकाबले में 38% ज्यादा है। मजमूई मुल्की तरक्याती बजट का हजम 2,105 अरब रुपए रखने की तजवीज है। सिविल गवर्नमेंट के लिए 510 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज है, जो रवा माली साल 488 अरब रुपए थे। फैज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में बजट के हवाले से हमारे मेहमानों में शामिल हैं आगा मसूद, तजिया निगार हैं, जबकि इरफान अली तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। जबकि दूसरी जानिब फैज़ टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ खुर्शीद अब्बासी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन तजिया निगार भी हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। जबकि ये तमाम लोग हमारे साथ, जहाँ एक जानिब खुर्शीद अब्बासी साहब स्टूडियो में मौजूद होंगे, वहीं आगा साहब और इरफान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन्स पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खुर्शीद अब्बासी साहब, आज से आप क्या कहेंगे कि आज बजट आने जा रहा है, क्या बेहतरी के इकदाम किए जाएंगे आवाम के लिए? देखें जी, हर बजट में ज़ाहिर है कि हर पूरी उम्मीद होता है हर पाकिस्तानी कि हमारे बजट जो सही आएगी। ये इस तरह साल गुजर गए हैं और बजट का ज़माना जब आता है तो ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। वो देखती है कि उनको कहाँ कहाँ कितने पैसे जो मुख्तस करने हैं, जहाँ से उन शोबों को फ़ायदा हो, और इन शोबों को जब फ़ायदा होता है तो मिल के आके आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचता है। तो बजट जो है एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिससे आपके जो रियासत के सारे इदारे रन करते हैं। तो ज़ाहिर जब बजट का ज़माना आता है तो ज़ाहिर है कि हुकूमत की अपनी कोशिशें होती हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, और इसी तरह जो है हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अपनी तरजीहात होती हैं। वो अपने अंदाज से जो है वो तरकीब भी करते हैं, उनकी डिमांड्स भी होती हैं। और कई हुकूमतें जो है हिज़्ब इख्तिलाफ़ से मशवरों के साथ भी बजट बनाती हैं, उनका मशवरे लिए जाते हैं। इस हवाले से कई इजलास होते हैं पहले, जिसमें बात की जाती है और तरजीहात देखी जाती हैं। अच्छा, जो सूबाई हुकूमतें उनसे तजावीज़ ली जाती हैं कि भाई आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या है। इस तरह यानी एक बैलेंस बजट वो होता है कि जिसमें सूबे भी राज़ी हों और आम आदमी के फ़ायदे के लिए जो है इस तरह के इक़दाम किए हैं जिससे उस बजट के आने के बाद आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। ख़ास तौर पे महंगाई पे जो है उसको रोकना चाहिए। सारी तरजीहात होती हैं हुकूमत वक्त की।
तो बहरहाल जिस तरह अच्छा, कहा आगा जाता है, साहब, अभी आपने खुर्शीद भी थोड़ी साहब देर हमारे साथ मौजूद पहले कहा रहिएगा। कि अब ये हमारे जो साथ है खुर्शीद गोरख साहब धंधा मौजूद है रहिएगा। एजाज शुमार का, तो कई इस तरह की चीज़ें हमारे सामने माजी में भी आई, जी। और जिससे जो है एक बजट के टाइम में तो तालियां बजाई गई ईमान के अंदर, और हुकूमत के जितने मुशीरान हैं या जितने जो तर्जुमान हैं उन्होंने उस बजट के फ़ायदे में बात की, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा अच्छा, नहीं पहुंचा। खुर्शीद अब्बासी और साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब हम चढ़ते हैं आगा साहब की जानिब। आगा साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2021 और 20 में उबूरी शरह नमू 3.94% रही थी, जो मजमूई तौर पर तमाम शोबों में रिबाउंड की बुनियाद पर हासिल हुई थी। इस बार क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे बात करने का। बात असल ये है कि ये बजट जो है ये कोविड-19 के पस मंजर में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी लहर में जिस तरीके से लोग मुतासर हुए, गरीब मुतासर हुआ, एक आम आदमी मुतासर हुआ, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर जो कोशिश की जा रही है वो मेरा ख्याल है मुनासिब है। अगर आप मैं आदाद शुमार के जैसा कि आपने कहा था, मैं गोरख धंधे में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि ये हमारे मुल्क के जो सरमायादार हैं, जो जिनका कलीदी रोल होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे ले जाने में, वो उनके लिहाज से ये बहुत अच्छा बजट है। अगर आप किसी भी मतलब सरमायाकार से या किसी इन्वेस्टर से अगर आप बात करें, आप पूछें, तो इकोनॉमिक सर्वे के पस मंजर में या आप जब बजट असेंबली में पेश होगा तो वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4 तक पहुंच चुकी है। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कम से कम ये है कि कोविड-19 के पस मंजर में एक बहुत बड़ा मतलब ये कि मेरिकल है, वरना तो आमतौर पर वर्ल्ड बैंक ने लेकर और खुद मतलब स्टेट बैंक ने कहा था कि 1 से लेकर 2% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल वो ये है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ शरह नमू अगर आप 4% ले आए या 3.9% लेकर आए, तो सवाल ये है कि जो आवाम की जो सूरत हाल है वो तो बेहतर नहीं है। चाहे वो एक छोटा सा कारकुन हो या एक मुलाजम पेशा क्लर्क हो, इन लोगों की हालत तो ठीक नहीं है, या किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, इन लोगों के मेरा ख्याल है कि हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। हमेशा हमने ये बात जो है अपने कॉलम में भी लिखी है और अपने मुख्तलिफ सेमिनार में भी हमने ये बात रखी है कि अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, अगर सोशल सिक्योरिटी के नेट में नहीं है, तो वो बेचारे फिर कहाँ जाएं। देखिए, ये एहसास प्रोग्राम प्रोग्राम में तो मालूम है कितना हुआ, तो लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि चाहे एहसास प्रोग्राम हो, ये कब तक आप इसको लोगों को इस तरीके से आप खिलाएंगे। बात असल ये है कि लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी है वो जॉब से पैदा होती है, या हुकूमत के पास कोई ऐसे मतलब मनसूबाबंदी हो कि जिसमें कि किसी भी आदमी को, चाहे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम है, उनको कम से कम ये कि हेल्थ में, एजुकेशन में जो है और पीने के साफ पानी के सिलसिले में उनको तमाम जरूरत मुहैया होनी चाहिए। ये सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क दुनिया के हर जगह पर है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप कंट्री हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो ये हुकूमत जो है ना, ये इस सिलसिले में जो आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उस सिलसिले में नाकाम रही है। और सबसे जो इनकी कामयाबी है वो ये है कि एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है और जो तरसीलात हैं यानी फॉरेन रिमिटेंसेज वो भी बढ़े हैं। आपको हैरत होगी कि इस वक्त एक्सपोर्ट में और फॉरेन रिमिटेंसेज के दोनों बराबर आ गए, यानी 23 बिलियन तरसीलात हैं और 23 बिलियन एक्सपोर्ट भी है। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इकोनॉमी पे लोगों को एतमाद हो रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारा मुल्क का इन्वेस्टर अगर हुकूमत पे एतमाद करता है और अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, कारखाने लगाता है, जॉब क्रिएट करता है, तो यकीन मानिए कि ये आइंदा चल के मेरा ख्याल है कि उसके बड़े अच्छे खुशगवार और मुस्बत नताइज निकलेंगे। लेकिन और ये तो काम हुकूमतों का है और 18वीं तरमीम के बाद ये काम सूबाई हुकूमतों का है कि वो किस तरीके से अपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब कराची की मिसाल आप ले लीजिए, यहाँ 50% लोगों को गटर का पानी मिलता है ना। आपको अफसोस होगा कि ये गटर का पानी और उसको बेच रहे हैं 2500 में। तो ये क्या है? ये मैं समझता हूँ ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये क्यों हो रहा है। अवाम जो है ना इससे जिगर के सरतान में मुब्तला है, इसके बाद किडनी के सरतान में मुब्तला है। आगा मसूद साहब हमारे साथ रहिएगा आप। अभी हमें ज्वाइन किया है इरफान अली ने। इरफान अली, हम जानना चाहेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ऐसा बजट लाए हैं कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि चारों सूबे इस बजट से खुश होंगे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो है कोई इतनी जो है कोई अच्छी खबर आएगी बजट से। और जो है अभी तो चूंकि जो ये कोविड वाला जो मामला जो है वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो इसमें जो है ये चीज जो है नाकामी या खामी छुप जाती है और छुपी हुई है। तो अभी जो भी मतलब जैसे कि आगा साहब ने भी जो इकोनॉमिक सर्वे का जो कहा है, तो ये जो ग्रोथ है मतलब जो है ये लेस देन 4% है, यानी कि नियरली 4% के लिए 4% करीब हो रही है। तो ये इमरान खान की जो इंसाफियन हुकूमत है इसी की जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, यानी कि ये 2 साल जो पहले गुजरे हैं उससे थोड़ी ऊपर चली गई है जी। तो ये जो है ये चीज जो है समझने की है कि मतलब जो है ये खुद जो है इसी हुकूमत का खुद से ही मुकाबला चल रहा है। अभी पिछली हुकूमत वाले मामला अलग हैं, तो मतलब जो है वो जीडीपी के हिसाब से भी जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आया और जो है वो के करंट मार्केट प्राइस जो है वो 47,709 बिलियन रुपए पे है और उसमें जो है 14.8% का जो है इजाफा हुआ है पिछले साल से। तो इस किस्म की मतलब जो है ये जो मोटी जो है बातें हैं, इससे जो है आम आदमी की जिंदगी में कोई मतलब जो है खातिर ख्वाह चेंज नहीं आता है। मसलन जो है फीकस आमदनी जो है बात करते हैं, तो मतलब जो है वो तबकाती जो है यानी कि रिच और पुअर का जो गैप है वो मतलब जो है वो इतना ज्यादा होता है कि इससे जो है मतलब जो है ये जो चीजें जो बताई जाती हैं, ये जो मतलब जो है वो आदाद शुमार, इसमें वो चीज मतलब जो उस हकीकत को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उसको मुनक्किस नहीं करती है कि मतलब जो गैप कितना ज्यादा है, उसमें जो है फर्क कितना ज्यादा है। फैज टीवी पर खुसूसी बजट ट्रांसमिशन 2021-22 जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बजट 2021 और 22 की खुसूसी कवरेज सिर्फ और सिर्फ फैज टीवी पर। तमाम डॉक्यूमेंट्स भी सबसे पहले फैज न्यूज को मौसूल हो चुके हैं, जो अपने नाजरीन को भी गाहे बगाहे दिखाते रहेंगे। बजट आ चुका है, वजीर खजाना ने बजट पेश कर दिया है। बजट कैसा होगा, अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम तर इस वक्त तज्जिया निगार भी मौजूद होंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, उमेर बेग माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। क्या कहेंगे, आज बजट पेश हो चुका है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया, और दूसरी बात मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तानी कौम को कि हम जिस बजट की उम्मीद कर रहे थे रिलेटिवली वो बजट हमारे सामने इस वक्त आया है। यकीनन अभी बजट आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, और अगर आप स्पीच को भी देखेंगे तो वो भी मोर देन 250 पेजेस की का डॉक्यूमेंट है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको जैसे जैसे रिव्यू किया जाएगा वैसे वैसे चीजें सामने आती जाएंगी, लेकिन फिलहाल अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो है वो एक अवाम दोस्त बजट हो सकता है। और उस अवाम दोस्त बजट की बहुत सारी रीजंस भी हैं, और उन रीजंस को भी जो है वक्त के साथ साथ लोगों को अंदाजा होना शुरू होगा। जिसमें जो बड़ी सीधा बातें जो अभी तक समझ आई है वो ये है कि यकीनन जो गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई है एक 10% के हवाले से, यकीनन उससे एक क़ुव्वत खरीद में जो है वो आम लोगों के सरकारी मुलाजिम का इजाफा होगा। जाहिर है कि 10% का इजाफा जो हुआ है उससे यकीनी तौर पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर भी एक प्रेशर आएगा, और वो यकीनन जो है वो अपने लोगों की तनख्वाह को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से बात की गई, और सबसे खूबसूरत बात इस बजट की यह है कि इस बजट में कोई खास किस्म का कोई नया टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया गया है, और यही मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप अगर प्रीवियस बजट्स को रिव्यू करें और देखें तो आपको अंदाजा होता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा होता है वो टैक्स के नए टैक्स इम्पोज करने के हवाले से होता है। बिलखुसूस तनख्वाहदार तबका जो है, जो ऑलरेडी पहले से टैक्स दे रहा होता है, या हमारे वो बहुत लिमिटेड जो हमारी इंडस्ट्री है जो टैक्स दे रही होती है, उस पर एक बेजा जो टैक्स का लोड डाला जाता है। इस बजट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो टैक्स पोर्शन जो है वो उन पर कम। अच्छा सर, बजट आया है, नंबर्स आने में अभी कुछ वक्त दरकार होगा जाहिर है, तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो तनख्वाहदार तबका है उनको रिलीफ मिला है इस बजट में? नहीं, मेरे ख्याल है कि तनख्वाहदार को तो यकीनन मिला है, और लेकिन इसके अलावा ये इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है कि पूरी सोसाइटी पर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गाड़ियों पर छूट दी गई है, जैसे जीएसटी जो है वो कम किया गया है। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट भी लाजमी तौर पर जो है वो लोगों तक लाजमी पहुंचेगा, क्योंकि ये एक सर्कुलर या यूं कह लीजिए कि एक
एक इम्पैक्ट आएगा और जो सोसाइटी में इम्पैक्ट जो है वो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि तनख्वाह दर तबका ही इससे, वो भी सरकारी मुलाजिमीन जो है वो इससे असरदार होंगे। यकीनी सी बात है कि सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी एक मोरली प्रेशर पड़ेगा कि उनकी अपने लोगों की तनख्वाहों को पहले के मुकाबले में बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल है कि ये ओवरऑल तो चीज ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें मेरी एक रिजर्वेशन जरूर है कि जो 10% ये तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। हालांकि आपने इससे पहले जो एक न्यूज़ चल रही थी वो चल रही थी कि 10 से 15% तक की जो है वो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो मेरी तो बहुत उम्मीद थी कि 15% तक जाए, क्योंकि लेकिन अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली 15% नहीं है और 10% तक ही गवर्नमेंट ने मखसूस किया, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं उन्हीं रिसोर्सेज को सामने रखकर जो भी गवर्नमेंट फैसला कर सकती थी शायद वो बेहतर फैसला किया है। अभी नंबर आएंगे तो मजीद बात उमर बेग साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसा हम बजट लेकर आए हैं कि आप सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ऑपोजिशन के रवैये से तो नहीं लग रहा कि वो खुश है। देखिए, एक अब देखें अगर आप हिस्ट्री को उठा के तो आपको अंदाजा होगा कि अपोजिशन किसी भी टाइम में खुश नहीं होती। और मुझे आप बताएं कि कौन सा टाइम होता है जिसमें अपोजिशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक देखिए हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑन न्यूट्रल ग्राउंड पे कर रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखकर कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले लेकिन अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को चेक करें तो यहाँ पर इकोनॉमिकल अफेयर्स तो बहुत दूर की बात होती है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो अपने पॉलिटिकल गेन्स होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो है वो पाकिस्तान जैसी जो पॉलिटिक्स आप देखते हैं और जो पॉलिटिकल कंडीशन हमारे मुल्क में मौजूद है। अच्छा उमर बेग साहब, हम जीडीपी के हवाले से बात करते हैं। जीडीपी की शरह अभी कुछ रोज कबल ही बहुत कम थी, लेकिन सडनली जीडीपी में बहुत तेजी के साथ इजाफा देखने में आया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें भी बड़ी जबरदस्त बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ के हवाले से भी 2 स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में डेवलप हो चुके हैं और उन पे मैं जरा बात करना चाहूंगा अगर आप मुझे मौका दें कि जो जीडीपी ग्रोथ के जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने मौजूद है, इसमें पहले तो लोगों का ये ख्याल है कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसमें तो आप बिल्कुल जो है ना, क्योंकि आपका एकदम इतना कम था जीडीपी ग्रोथ रेट और इतना, क्योंकि उमर साहब कुछ रोज कबल बहुत कम थी वाकई ही जीडीपी, और सडन जब बजट आने का टाइम आया है तो हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में इसमें तेजी के साथ इजाफा देखने में आया। इस पर तो सभी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी, मैं आपको यहाँ पर आपकी और आपके सुनने वालों की नॉलेज में इजाफा करूं कि जो ये डेटा हमारे पास आता है वो थ्रू नेशनल एनसीए के जरिए जो डेटा हमारे पास आता है, सॉरी एनएससी एंड नेशनल अकाउंट्स कमेटी के जरिए, तो ये जो कमेटी डिसाइड कर रही होती है ये कोई बाइस्ड कमेटी नहीं होती है, बल्कि इसमें माहिरीन मौजूद होते हैं और वो जो बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पे होते हैं। फिर सूबाई नुमाइंदगी इसमें शामिल होती है, फिर न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल होते हैं और ये सब मिलकर एक जो है वो डेटा पर जो है वो अपना कंसेंसस डेवलप करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये शोर शराबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको ऐसा लगा कि बजट के बिल्कुल करीब ही इस पर शोर मचना शुरू हो गया। एज एन रिसर्चर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये अगर आप प्रीवियसली इस डेटा को देखें तो आपको अंदाजा होगा तो इतनी बड़ी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती कि आप जमीन को आसमान और आसमान को जमीन कहते हैं या इस तरह की चीज नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये डेटा तो कंटिन्यूसली जो है ना वो आ रहा होता है, हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद डेटा की जो है वो पब्लिकेशंस होती हैं, लोग उस डेटा को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बजट के टाइम पर ही सारे माहिरीन सामने आ जाते हैं तो वो बस उसको देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर इस ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि जो समझदार लोग थे, जो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, उनको ये बात पहले से पता थी कि ये ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है और ये ग्रोथ जो है वो बन सकती है। उमर बेग साहब हमारे साथ रहिएगा। अभी हम इरफान अली साहब की तरफ भी जाएंगे और हम उनसे भी जानेंगे। इरफान साहब, फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत तगड़ी हो तो सारे साथ होते हैं, कोई साथ नहीं छोड़ता, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती रहती है और ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जिसके बाद ऑपोजिशन खुश हो जाएगी? ये जो बजट से रिलेटेड जो है ना ये चीजें हैं उसमें जो है ये फवाद चौधरी साहब की जो बात है वो मैच नहीं करती। यानी कि बजट को जो है मतलब जो है वो टेक्निकल बुनियाद पर जो है उसकी जो चीजें हैं वो देखनी पड़ती है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, यानी कि ये जो प्योरली जो है मतलब जो है इक़्तिसाद से मुताल्लिक है और इसमें जो है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो चलता है। यानी कि अगर सियासतदानों में भी जो इस शोबे के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जैसे कि मतलब ये जो तरीन साहब हैं ये मतलब इसी शोबे के इक़्तिसाद के और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे और ये अब जो यहाँ पर है पीटीआई में, तो मतलब इसी तरीके से अफिशिएट थे। तो मतलब फवाद चौधरी साहब की बात को मतलब जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब जो है समझी जाएगी। लेकिन जो है इस बजट के हवाले से मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जो बजट पेश हुआ है इसमें मतलब जो है ये सब अच्छा भी नहीं है, लेकिन मतलब इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं इसके अंदर। और मतलब कुछ चीजें जो है उमर बेग साहब ने कही है, लेकिन जो है इसमें ये देखें कि ये जो है रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है और जो अखराजात है उसमें एक डेफिसिट है, यानी कि जो गैप है वो डेफिसिट है। तो ये जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि 6.3% डेफिसिट है।
जबकि जब जो है पिछला बजट भी जब रिवाइज हुआ था तो 7.1% जो है खसारा था, 7.1% हो गया था। तो ये अभी दावा कर रहे हैं कि 6.3% जो है खसारा है, यानी कि इसके अंदर। अच्छा इरफान अली, कहीं ना कहीं बजट पर कोविड-19 की वजह से कितने असरात मुरतब हुए हैं? नहीं, वो देखे वो सब चीज अपनी जगह, लेकिन जो अब पेश हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी, जी। कि एक ये इसके अंदर जो इन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो मतलब जो इनकी तरीन साहब की जो है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसकी बुनियाद पर जो है मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है ये कहा है कि 25% जो है यानी 25% जो है जो सूबों का जो ट्रांसफर है, यानी कि वफाक जो है सूबों को देता है उसमें 25% इजाफा किया। तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि सूबों को मतलब जो है अभी जो आप ये देखें कि तालीम और सेहत जो है ये सूबाई सब्जेक्ट हो गया है ये जब से 28 तारीख की बात से। तो मतलब जो है इस शोबे में अब जो है वो प्रेशर सूबाई गवर्नमेंट पर आएगा अगर ये ट्रांसफर हो जाता है। 25% इजाफी है, तो ये एक चीज है। दूसरा है कि जो है वफाकी हुकूमत का जो इस जो टोटल जो बजट आया है इसके अंदर जो है वफाकी हुकूमत का तकरीबन जो है वो आधा बनता है, यानी कि 8.4 जो है ये जो है ट्रिलियन तक गया, 8,478 शायद ये जो है रकम है। ठीक है इरफान अली, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी खुर्शीद अब्बासी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर तज़िया निगार भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, बजट पेश हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, अब बजट पेश होने के बाद यकीनन हुकूमत और उसके तर्जुमानों का जो है बजट की तारीफ में जुमले आएंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है बजट में तरकीब करेगा। ये तो सारी चीज़ें एक पुराने मामला जो हम देखते आए हैं शुरू से लेकर। असल बात यह है कि जो हैरानकुन बात जो है वो ये है कि जिस मुल्क के 3,105 अरब रुपए जो हैं वो खाली जो है सूद की अदायगी कर्ज में चले जाएं और तमाम सूबों के तरक्याती बजट जो 1,202 हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात यह देखें, हर मरतबा ऐसा होता है कि जो भी बजट पेश किया जाता है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया जी, और देखते देखे 1-2 महीने के अंदर नए नए टैक्स की भरमार हो जाती है। बिल्कुल आप उठा के देखें, बिजली के बिल देखें, बिजली के बिल पहले कहाँ थे अब कहाँ पहुँच गए, और हर शोबे में आपको ये मिलेगा महंगाई कहाँ पहुँच गई। तो उसके बाद पूरे आप जो है पूरा साल जो आप किसी पूछते नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है और अपने मुआशरे में कहाँ कहाँ किसके तो खुर्शीद साहब, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स की शरह कम की गई है यहाँ पर कि टैक्स हमने आयद नहीं किया, आगे चलकर टैक्स लगाया जा सकता है, सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए ये बजट पेश किया गया है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, माजी में ऐसा होता रहा है। ये तो एक बजट का खेल है, उसको खेलते वक्त जो है वो इस तरह की बातें की जाती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, फला नहीं होगा। असल में हमारे यहाँ नाअहली ये भी है कि टैक्स वसूल नहीं होता सही तरह से। एक तो टैक्स जिन पे आयद है उनसे आप वसूल तो करें कम से कम। आपके वो इदारे नाकारा हो चुके, करप्शन की वजह से टैक्स जो है वो न सही तरह वसूल हो सकता है, न उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात यह, इस हुकूमत ने आते ही कहा था कि हम जो है टूरिज़म डिपार्टमेंट को जो है स्ट्रांग बनाएंगे। और हम माशाल्लाह पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ दरिया हैं, यहाँ समंदर हैं, यहाँ पहाड़े हैं, या रेगिस्तान है, या जंगलात हैं, हर चीज़ कुदरत ने हमें जो हर चीज़ से नवाजा है। हमारे तरफ हर तरह के मौसम है। खुर्शीद अब्बासी साहब, बकौल आपके कि ये बजट नहीं पेश किया गया बल्कि एक खेल खेला गया है, तो ये बताइएगा कि ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरह के जुमले कसे और जिस तरह की आवाजें लगाई, क्या वो किसी भी महज़िब कौम का खासा हो सकती हैं? देखिए जी, हमारे असम्बलियाँ जो हैं आपको पता है कि वहाँ हाथापाई भी हुई है, वहाँ पे एक दूसरे को मारा कूटा भी गया, गालम गलूज भी है, कोई अनोखी बात नहीं है जिसको हम बैठ के इस पर बात करें। मसला ये है कि ये एक तरीका हो गया है इसमें इख्तिलाफ का भी चीखो पुकार करना और गवर्नमेंट का, यानी ये जो असम्बली के इजलास हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये सारे जितने भी इलेक्टेड अराकीन असम्बली हैं या हुक्मरान हैं वो तड़प रहे हैं कौम के लिए, ये तासर दिया जाता है। लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। कौम देख रही है कि हर वक्त जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे सामने आ रही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं जो बात कर रहा था कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, उस पर गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं है। उसमें आप जो है हर मुल्क इस पर तवज्जो दे रहा है आज के दौर में कि उसको जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत बनाया जाए और उससे पैसे कमाए जाए। हालांकि इमरान खान साहब हमेशा बड़ी आवाज उठाते हैं टूरिज्म के हवाले से, लेकिन उस पर कोई अमली मुजाहरा करने में नहीं आता कभी भी। नहीं, बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रहा। आपने इतने कुछ जो कुदरत ने आप जिन चीज़ों को आपको नवाजा है, जो नज़ारे आपको बख्शे हैं, उनके आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात ये जो है, हर वो मुल्क तरक्की करता है जिसके जो है दरामदाद जो है वो ज़्यादा होती है और बरामदाद कम होती है। हमारे यहाँ बरामदाद और दरामदाद का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ वो दावे तो किए जाते हैं कि हम दरामदाद हमारी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? वो उसमें मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की?
आपकी अच्छा, सड़कें टूटी खुर्शीद हुई अब्बासी हैं। साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम एक बार फिर बढ़ते हैं उमर बैग की जानिब। जी उमर साहब, अब बात करेंगे 3 बुनियादी चीज़ों के हवाले से, गुर्बत, महंगाई, रोजगार, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बजट में, इनके लिए क्या अमली मुजाहिरा देखने में आया? देखें, किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी मईशत के अंदर जब आप अपने मुल्क में यानी आप रोजगार के मौके पैदा करना चाहते हैं और महंगाई के सिस्टम को जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन उसको खत्म करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। पीटीआई गवर्नमेंट से जो सबसे ज्यादा गिला रहा है वो गिला ये है कि जो रिफॉर्म्स का वादा वो कर आए थे, वो रिफॉर्म्स का वादा जो है वो उस तरह से पूरा नहीं हो सका जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद लगाई थी। और मैं उसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि जब आप याद होगा कि जब ये इलेक्शन में जीत कर आ रहे थे और उस जमाने में तो इनका कहना ये था कि हम 100 दिन के अंदर जो है बहुत बड़ी तब्दीली सामने लेकर आ जाएंगे, तो यकीनन लोगों का ख्याल ये था और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का भी ये ख्याल था कि इनके पास बड़ा होमवर्क हुआ होगा और उस होमवर्क को सामने रखते हुए उस पॉलिसी मेकिंग करेंगे और बहुत जल्दी चीजों को इम्प्लीमेंट कर जाएंगे। लेकिन हमें बाद में जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ वो इस बात का हुआ कि वो पॉलिसी तो दूर की बात है, बल्कि कोई होमवर्क ही नहीं था और यहाँ आकर तो उनको ये पता चला कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो पीटीआई के सपोर्टर के लिए, उनके वोट बैंक के लिए जो है वो बहुत बड़ा झटका था सिस्टम में कि वो किस तरह से इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारे पास जो चेंजेस की उम्मीद लगा के बैठे थे वो अब तक नहीं हो पाई हैं। अब सवाल ये है कि हम इस माजी का रोना रोते रहे हैं या आज की करंट कंडीशंस को देखें, तो मेरा ये ख्याल है कि यकीनन इनको थोड़ा सा एडवांटेज इस बात के लिए देना चाहिए कि जो इन्होंने सिचुएशंस को फेस किया है जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, और इस बार थोड़ा सा ये आगे बढ़ते हैं तो फिर जो कोरोना जैसे मामला इनके सामने आए और कोविड-19 ने जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक हलचल मचाई है, तो उसका एडवांटेज जो है वो लाजमी तौर पर इस गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इन तमाम तनाजुर को यानी इन बातों को सामने रखते हुए मैं अब आपसे ये कहना चाहूंगा और बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि अब जो हिकमत अमली है अगर इससे सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से। अच्छा उमर साहब, एक बार फिर हम जीडीपी की जानिब बढ़ते हैं। जीडीपी पे हमारी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो गवर्नमेंट ने जीडीपी की शरह पेश की थी, जीडीपी आशारिये पेश किए थे, उसके हवाले से अपोजिशन का टोटली एक अलग मौकफ सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है ये सिर्फ नंबर का गेम है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इज इट ट्रू? मतलब लगता है आपको कोई बेहतरी नहीं आई है? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहली चीज तो मैं आपको लिख कर दे दूं कि जो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट ने मेंशन किया है और ये ग्रोथ रेट इससे भी ज्यादा है। मैं इस जो है वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन ऑफ कंपटीशन ऑफ जीडीपी के हवाले से मैं ये आपसे कहूंगा, अर्ज करूंगा कि इससे ज्यादा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पे बात बताना चाहूंगा आपके सुनने वालों को कि देखिए जीडीपी ग्रोथ का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप उसका इम्पैक्ट फौरन जो है वो लोगों की जिंदगियों में दिखना शुरू कर। याद रखें, जीडीपी ग्रोथ का जो इम्पैक्ट होता है उसका ताल्लुक सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इजाफे के साथ होता है, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से होता है। यानी अगर कोई मुल्क शो करता है कि जी हमारे में ग्रोथ हुई है तो उसका कतई ये मतलब नहीं लिया जाता इनिशियली कि आप ये कहेंगे कि मेरे लोगों के घरों में जो है वो बड़ी जो है वो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेन रहना बहुत जरूरी होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ 3 चीजों को एक्सप्लेन करता है, वो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई कंट्री कहती है कि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब इस मुल्क में प्रोडक्टिविटी हो रही है, यानी इस मुल्क के अंदर कारोबार लोगों के चलना शुरू हुए हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि 2020 में जो है वो प्रोडक्टिविटी हुई है, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा कि लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा और यही रोजगार के मामलात होंगे और एक्टिविटी होगी जो लोगों की जिंदगी को बेहतर करेगी। तो असल में लोगों की जिंदगी में जो चीज असर डालती है वो ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्टिविटी को, साथ में जो है वो आपके पर कैपिटा इनकम को जो बधाई इंक्रीज होती हुई नजर आती है। अब लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम जो है क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1300 से अगर 1500 हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल चीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उमर साहब, अगर मुआशी आशारिये इतने बेहतर हैं, मुआशी आशारिये इतने बेहतर हैं तो महंगाई क्यों है फिर? जी मैं आपको एग्रेस करूंगा इसमें कि इकोनॉमिक जो लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, जहाँ पर लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हो जाए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ चली जाए और ये दोनों चीजें जो कॉम्बिनेशन में चलती हैं, वो कॉम्बिनेशन आपके मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू करता है, आपके लोगों को फायदा देना शुरू कर देता है। अब जैसे आपने सवाल किया कि लोगों को बेनिफिट, तो जाहिर है वो इसलिए नहीं मिल रहा लोगों को बेनिफिट क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्टिविटी तो नजर आ रही है आपको इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंच पाती। आवाम तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, आप अपने जहां आप रहती हैं और आपके साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप सब मुझे बताएं कि जो चीजें हमारे यहाँ लोगों को मिल रही होती हैं तो क्या वो प्राइस लिस्ट पे मिल रही होती हैं?
क्या इनकी मनमानियां नहीं होती? आप एक फूड जो है वो खरीदने में चले जाएं तो आप देखेंगे कि लाइन से बैठे हुए जो ये फरोश होते हैं, आपको एक ही जगह से वाटरमेलन जो है वो 30 रुपए किलो मिल रहा होता है और एक जगह से उसी थोड़ी से आगे जाकर जो है 60 रुपए के हिसाब से मिल रहा होता है। तो ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर जो है वहां पर मौजूद इदारों की इंतजामिया की है, वहाँ के कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, और फिर बहुत सारी चीजें जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन हम सारी की सारी जिम्मेदारी लगा देते हैं कि विभाग जो है वो चीजों को आकर कंट्रोल करेगा, तो इसमें हमें ये थोड़ी सी ज्यादती है। मेहर बेग साहब, आप हमारे साथ आप तकरीब एक मैं आप बाइट करना चाहूंगा कि आप सब्जी फरोश से अगर ये पूछें कि भाई ये तुम ये टमाटर बेच रहे हो, ये तुम चीजें बेच रहे हो, इसकी मुझे प्राइस लिस्ट। सर, ये काम तो इदारों का है ना, इदारे आगे बढ़ के अगर ये काम कर लें खुद से तो किसी को जरूरत ही क्या पड़े इस चीज को पॉइंट आउट करने की। मसला है वो सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे जो 70 साल गुजरे हैं उनमें से आप लास्ट 30-40 ईयर्स को देखें तो यहाँ पर सिर्फ इदारे तबाह हुए हैं, बिल्कुल कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो माशाल्लाह आपने हासिल कर ली है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त तक आपके लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती जब तक इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये सामने ना आ जाए। इसीलिए जो आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो उमैर बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उमैर बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान अली साहब की तरफ जाएंगे और उनसे पूछना चाहूंगी कि सर, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि बजट के 10 दिन बाद तक शोर शराबा होता रहता है, बहस चलती रहती है, ऑपोजिशन को चाहिए कि वो बजट पढ़कर अपनी तजवीज दे। तो अब बजट पेश हो चुका है, तो इस बजट में ऑपोजिशन की तजावीज को शामिल किया गया है? मेरा ख्याल ये है कि मतलब ये तो जो है एक वो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, या जो है इस तरीके से जो होती हैं चीजें, मतलब जो है वो डिस्कशन चलता रहता है, और जो है मुख्तलिफ थिंक टैंक्स भी हैं वो भी ये काम करते हैं, और जो है गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन जो है मेरे ख्याल से कि जो है इस जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के जो है वो जो मतलब जो अपोजिशन के हवाले से जो एटीट्यूड है वो बहुत जारहाना रहा है, तो शायद जो है ये इस तरीके से ना हुआ हो। मतलब जहां तक जो है इनकी जो बॉडी लैंग्वेज चलती रहती है पूरे साल, तो मतलब ये जो है इनकी जो है कुव्वत जो मतलब एक्सपल्शन वाली जो फोर्स है इनकी, वो जो इनकी अट्रैक्शन की फोर्स से ज्यादा हावी है, यानी कि ये जो है वो परे धकेलते हैं लोगों को, ये इनका मसला है। तो मामला तो बहुत वाज़ेह और क्लियर है कि मसलन जब जो है 6.3% जो है डेफिसिट है बजट में, यानी कि आमदनी से जो है अखराजात ज्यादा है, तो लामहला टैक्स तो लगेगा, जैसे कि अब्बासी साहब ने कहा था। तो ये 6.3% का जो डेफिसिट है ये कहाँ से पूरा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो अपोजिशन का एक आम आदमी भी कर सकता है कि भाई जो है आप कह रहे हैं कि हमारा खर्चा जो है वो 100 रुपए है और हमारी आमदनी जो है वो 93 रुपए है, यानी 93 रुपए और जो है कुछ पैसे। तो ये जो बाकी का जो पैसा बचा हुआ है, जब इतनी आमदनी और ये है, तो उसमें वो जो डेफिसिट आ रहा है, वो जो खसारा है, वो जो गैप है, वो कहाँ से पूरा होगा? ये कहाँ से आएगा ये वाला पैसा? मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब ये बजट भी डेफिसिट है और लामहला टैक्स लगेगा। दूसरी बात जो है ये है कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, और इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी जो भी खरीदारी करता है पाकिस्तान के अंदर वो देता है। लेकिन इरफान साहब, इस बजट में टैक्स में छूट दी गई है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कैसे छूट होगी, मतलब जो है मतलब आप ये मानते हैं कि वक्ती तौर पर अवाम को खुश करने के लिए टैक्स हटा दिए गए हैं, उसके बाद एक आध महीने बाद गुजरने के बाद जब अवाम थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी फिर से टैक्स की शरह लगा दी जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब जो है आप बिजली का बिल उठा लें, गैस का उठा लें, जो भी चीज आप खरीदती हैं जिसके ऊपर मतलब जो है वो प्रिंटेड जो है वो जो कीमत लिखी हुई है उसके अंदर टैक्सों को गिनना शुरू कर दे। जनरल सेल्स टैक्स कितना है, मतलब जो है वो कहीं फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ है, कहीं सरचार्ज लगा हुआ है। तो ये क्या चीज है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, ये झूठ बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो जो है इनकम टैक्स या जो है जो वेल्थ टैक्स या जो मतलब जो मोटे मोटे टैक्स हैं, जो खास मतलब जो है वो एक जो है उसके ऊपर होते हैं, उसकी जो है कुछ अलग डेफिनेशन के तहत, यानी कि जो है 50,000 से ज्यादा सैलरी है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप एक मोबाइल का कार्ड खरीद रही है तो आप 100 रुपए पे कर रही है, तो आपके ऊपर कितना टैक्स जो है उसमें से डिडक्शन हो रहा है। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे अनगिनत टैक्सेस हैं, और जनरल सेल्स टैक्स का मतलब ही यही है कि मतलब आप जो है वो यकमुश्त जो है आपसे जो भी आप चीज खरीद रही है उसके अंदर जो है चला जा रहा है। यही जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो है ये जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है उसके अंदर भी देख लें आप। मतलब जो है टैक्स जो है इस तरीके से लगे हुए हैं कि एक आम आदमी मतलब जो है अगर थोड़ा सा भी जो है जहन दौड़ाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि असल में वो खर्चा कितना कर रहा है, यानी कि वो जो चीज खरीद रहा है उसकी कीमत कितनी है और उसके ऊपर टैक्स कितने, तो उससे पता चलेगा। और ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, यानी कि ये जो है
बड़े लोग तो होते हैं कि वो इसका जो है वो रिटर्न ले लेते जी। हैं, फाइल रिटर्न करते हैं। तो मसला ये कि आम आदमी तो नहीं करता है ना, आम आदमी के पास रसीदें नहीं होती, आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साल के आखिर में जाकर वो क्लेम करे कि जो है ये मैंने इतना इनडायरेक्ट टैक्स दिया और मुझे वापस किया जाए। ये नहीं होता है। इस मद के अंदर गवर्नमेंट कमाती है और ये किसी को नहीं पता चलता है कि ये वाले पैसे कहाँ हैं। और जब भी कोई भी गैर मुल्की कर्जा लिया जाता है तो गैर मुल्की जो डोनर होता है, जो कर्जा देने वाला होता है, वो आपको बताता है, इस गवर्नमेंट को बताता है कि ये जो है आपके पर इतना सारा तो है, आप तो वैसे ही जो है वो हमें मतलब जो है अगर ये अदा कर सकते होते, सरप्लस में होते तो कर्जा लेते ही क्यों। तो फिर वो बताता है कि आप ये हमें किस तरह लौटाएंगे। तो उसकी तरीके से जो है मतलब जो है ये चीज चलती है। जैसे कि IMF है जो है नॉन डेवलपमेंट जो है लोन देता है, तो ये मतलब जो है वो टेक्निकल और बारीकी के साथ जो है अवाम ही अल्टीमेट विक्टिम होती है, मतलब जो है बजट का भी और हर चीज का। क्योंकि जो है भुगतना इसी 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों ने है, इन्हीं को मतलब जो है अपने अपने हिस्से का टैक्स देकर जो है मुल्क को चलाना है। यही एक वाहिद सोर्स है, मतलब गवर्नमेंट की और कौन सी सोर्स है कि जिससे वो कमा रही है। जी। वो अवाम से ही कमाएगी, अवाम पे टैक्स लगाएगी और जो है मतलब ये हुआ कि अवाम तैयार हो जाए मजीद महंगाई के लिए। बिल्कुल। ये 6.3% डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? ये मतलब जो है अल्टीमेटली अवाम को बोला जाएगा कि मतलब जो है या GST में इजाफा कर देंगे या कोई ड्यूटी लगा देंगे या कुछ और कर देंगे। मतलब जो मुख्तलिफ शोबों में देखेंगे कहाँ जो है अभी नहीं लगाए वहां पर डाल देंगे, इसका मतलब बर्डन इधर उधर जो है डाइवर्ट करेंगे। ये 6.3 अवाम की जेबों से ही निकलेगा। बिल्कुल। मतलब और कौन देता है अल्टीमेटली? मतलब जो इकोनॉमिक्स जो है जो भी सिस्टम चल रहा है दुनिया के अंदर, उसमें उस मुल्क के अवाम से ही वसूल किया जाता है। उसमें अवाम से मुराद सिर्फ ये अवाम नहीं है, मैं और आप। अच्छा इरफान साहब, रोजगार के हवाले से क्या कहेंगे? कितने ज्यादा रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे अब के बाद? देखिए, इसमें जो ये 900 बिलियन रुपए का जो है वफाकी डेवलपमेंट बजट इन्होंने कर दिया है। यानी कि जो है अगर डेवलपमेंट से मुराद आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो डेवलपमेंट बजट में भी जो है मतलब जब खर्च होगा तो उसमें लेबर भी आएगी, उसमें जो है वो परचेजिंग भी होगी। तो मतलब जो है ये पैसों की रोलेशन तो होगी, यानी कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, एक जो पहले से जो रोजगार पर है उनको भी और जो नया रोजगार भी पैदा होगा। जैसे कि मतलब जो है जितने भी प्रोजेक्ट होंगे जिस इलाके में होंगे वहां के मकामी लेबर को मतलब रोजगार मिलेगा। ये तो चीज क्लियर है। ठीक है, और इसी तरीके से गवर्नमेंट का जो इन्होंने जो बढ़ाया है प्रोविंशियल जो है शेयर बढ़ा दिया है और जो है 25% इजाफा हुआ है। तो उनको भी मतलब जो है जो डेवलपमेंट के शोबे में जो भी आएगा ना, जो एलोकेशन होगी उसमें रोजगार लामहला जो है वो ऑटोमेटिकली जो है पैदा होता रहेगा। और इसमें जैसे हमारे जो है जो मतलब जो दोस्त सियासतदान माहिरीन है जो मतलब सियासत में भी है और इक़्तिसाद का भी शोबा है, वो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का शोबा ज्यादा जो है वो मतलब जो है रोजगार के हवाले से और जो है पैसे की रोलेशन के हवाले से ज्यादा जो है वो मतलब लेकिन कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा रिलीफ नहीं दिया गया है बजट में। नहीं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो ये जो PTI की गवर्नमेंट जब से आई है इन्होंने मतलब इस पे वो बाकायदा एक वो जो है जैसे कि कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना रहे हैं या टास्क फोर्स बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी वजीर आजम ने काफी मीटिंग्स भी की है और रिलीफ दिया है। और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे के, और खुद जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है इमरान खान साहब की जो है जो गवर्नमेंट की है वो मतलब जो उस सिमत में एक कदम है। और प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया जैसे कि आबाद है या दीगर है, तो मतलब कंस्ट्रक्शन का। अच्छा इरफान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको खुर्शीद अब्बासी की जानिब। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, क्या कहेंगे बजट के हवाले से? हम बात कर रहे हैं स्पेशली 3 तबकों के हवाले से, 3 शोबों के हवाले से, रोजगार, महंगाई, गुर्बत, इसमें कितना रिलीफ मिला है आवाम को? रिलीफ तो आपको पता है पहले कितना मिला है, अब कितना मिलेगा। ये तो चीज़ें अभी होंगी, बजट को आने दें, उसके बाद आपको इसका इल्म होगा। लेकिन हमें पहले ही पता है कि महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। अभी जो बजट आया है नंबर्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। नहीं, मसले कि देखिए बजट के असरात कुछ दिनों तक आपको पता चल जाएगा और फौरी शुरू हो जाते हैं वो। असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो बजट बनाया जाता है ये हुक्मरान, ताजर तबका, सनतकार और सरमायादार मिलकर बजट बनाते हैं। और बजट बनाने का मकसद है कि गरीब के जेब में से बचे कुचे पैसे कैसे निकाले जाएं। जी मेन बात ये होती है। तो ये हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 50,000 घर बनाएंगे। भाई आपने घर बना दिया और आपने उसके साथ ये भी ऐलान किया था कि देखें जी अगर हम 50,000 घर बनाएंगे तो सीमेंट की जो इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, मजदूर हैं, इनको रोज़गार मिलेगा, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। भाई आपके घर बन गए, जिसको आपने घर बना के दिया वो तो बेघर था, बेरोज़गार था। उसके बाद क्या हुआ आगे चल के? मसला है कि अगर आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ पाकिस्तान की इकनॉमी को ठीक करना है
तो फिर आपको इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा खुर्शीद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गरीब आवाम को लावारिस ना छोड़े। अगर महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो सब मान रही है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो आपका तनख्वाह में भी उतना ही इजाफा होना चाहिए, उतना ही इजाफा होना चाहिए जितना महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो मेहनत कश मजदूर सफेद पोश तबका के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके जो मुतालबात है उनको हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी रेज करेंगे। जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। और ये बजट अगर पास हो जाता है, अगर ये बजट पास हो जाता है, अगर वो आपके तनख्वाह में इजाफा उतना नहीं करते, अगर वो इसी PTIMF डील जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी परेशान है उसी पे चलते जा रहे हैं, तो फिर मैं भी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा, पाकिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि किस तरीके से ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से आपकी जेब पे टाका डाला जा रहा है। आप इनकी नालायकी, इनकी नाअहली और PTIMF डील की बोझ आप उठा रहे हो, आम आदमी उठा रहा है। अपने खाने पीने की अशमा की कीमत में, पेट्रोल और बिजली की कीमत में इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत आएगा, जब अवामी हुकूमत मुंतखब होगा, तो वो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। हम बाजवा साहब और उसकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। आपके जो हुकूमत ने इनके साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ मुआहिदा भी किया था, आज भी वो उस मुआहिदा पे, उस रिटन एग्रीमेंट पे कायम नहीं है। ये छूटे हैं, ये यू टर्न लेते हैं, ये मुकर जाते हैं। लेकिन हम आपके आवाज बनेंगे, हम इनके सामने भी आपके मुतालबात डिमांड करेंगे और पूरा मुहिम चलाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को इस PTIMF डील से निजात दिलवा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल इस वक्त इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था कि अपोजिशन का इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मिलकर बजट का मुकाबला करेंगे। PP के तमाम MPs वोट शहबाज शरीफ को देंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वजीर खजाना किसी और मुल्क के बजट की बात कर रहे थे। अवाम तारीखी महंगाई और तारीखी बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वोट बजट में हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं उमैर बेग की तरफ और उमैर बेग से हम जानना चाहेंगे कि सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमने मिलकर बजट और नाअहल हुकूमत का मुकाबला करना है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो अवाम को बताएंगे कि किस तरह उनकी जेबों पर हमला किया जा रहा है और हुकूमत वादे करके मुकर जाती है। तो सबसे पहली चीज तो जेबों पर हमले हो रहे हैं। जी जी, मैं पहले ये अर्ज करूं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये ही एक्सपेक्टेड है कि यही दिया जाएगा, और इसके अलावा पोजीशन क्या स्टेटमेंट दे सकती है। और अगर उनसे ये पूछा जाए कि वो जेबों पे कहाँ हमला किया जा रहा है, तो वो यकीनन उसकी लिस्ट अभी उन्होंने नहीं की होगी कि वो कौन सी जगह। उनकी जानिब से गरीब आवाम की बात की गई है ना उमैर साहब। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो लिस्ट जो है वो नहीं बताई गई होगी अभी तक कि वो कौन। उसमें तो तमाम अवाम, तमाम लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान मुल्क भर के लोग। अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जो चीजें हो चुकी हैं 2 साल में, और कोविड-19 की सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये गवर्नमेंट गुजरी है, अगर आप कंपैरिजन दुनिया के साथ करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में चीजें इससे बहुत ज्यादा खराब हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो आपका नेबरिंग कंट्री है उसकी पोजीशनिंग जो आपके सामने थी वो कुछ इस तरह से थी कि 6% अप्रॉक्सीमेटली उनका ग्रोथ रेट मौजूद था, और आज वो जो है -8 के अंदर मौजूद है। यूएसए में इस पर तकरीबन 3.5% माइनस ग्रोथ है, जापान के अंदर -4.9% ग्रोथ है, और इसके अलावा अगर आप चाइना में देख लें, चाइना में एक 5-6% ग्रोथ था, लेकिन अब भी उनका नेगेटिव तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उनका बहुत लोअर रेट पर जो है ग्रोथ रेट 2.3% जो है वो मौजूद है। तो मेरा इस ख्याल में ये नोशन है कि देखें ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और यकीनन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनता है
लेकिन मैं यहाँ पर उस सवाल को बहुत वैलिड मानता हूँ जो आपने मुझसे किया, और जो यहाँ पर उसी मौजू को लेकर बात की जा रही है कि गरीबों के साथ बड़ा धोखा हो जाएगा और आगे जाकर फिर जो है उनकी जेबों में डाका डाला जाएगा और उनकी जेबों से पैसा निकाला जाएगा। मेरे ख्याल है मुझसे पहले इरफान अली साहब शायद गुफ्तगू फरमा रहे थे, और या कौन सा अब्बास हमारे खुर्शीद साहब जो है वो, जी खुर्शीद साहब डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि देखें, चीजों को स्मूथ थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को बेहतर होने में। अगर हम थोड़ी सी चीजों को इन डिटेल जो है सर मजीद कितना वक्त दरकार होगा? 3 साल का वक्त गुजर चुका है गवर्नमेंट को आए हुए, उसके बावजूद अभी भी वक्त दरकार होगा? वेरी गुड, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि 2 साल गुजर चुके हैं गवर्नमेंट को। सर 3 साल होने को आ रहे हैं। जी, मैं के अंदर जो है वो सिचुएशन जिस तरह की थी, आज ऐसा ऐसा चीजें अगर बेहतर हो रही है तो उसको बेहतर होने दिया जाए। वो बेहतर होने की रीजन क्या है? नंबर 1, सबसे पहली चीज जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ने काम किया, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन आने वाले 30-25 साल तक प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल सकता है अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सही तरीके से इसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको अंदाजा होगा कि जो आपने बार बार आपके जहन में होता है, हर आदमी के जहन में सवाल आता है कि गवर्नमेंट रोजगार के लिए क्या कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी इस तरह के अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट का काम होता है कि वो किसी भी तरीके से रोजगार के मौके पैदा करे। बिल्कुल। और उस गवर्नमेंट के रोजगार पैदा करने का जो सबसे बड़ा जरिया इस वक्त है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जिस तरह की तवज्जो गवर्नमेंट ने दी है वो काबिल साइश है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है बाशऊर आदमी हो और वो कहे कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जो है गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं किया है। तो अगर अच्छा काम किया है तो आपको ये बात मानना पड़ेगी कि यही सर, इसका मतलब है कि इस कंस्ट्रक्शन से मुल्क का सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, इस कंस्ट्रक्शन से गुर्बत खत्म हो जाएगी, इस कंस्ट्रक्शन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपको एक बात बताऊं कि जब आप इकोनॉमी का रिव्यू करते हैं ना, तो आप कभी किसी एक इंडिकेटर को पकड़ के उसका रिव्यू नहीं करते हैं, बल्कि आपको एज अ होल उसको देखना होता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे कमोबेश 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो आपकी इसके साथ मुंसलिक होती हैं। इसमें आपकी लकड़ी का फैक्ट्री हो गई, शीशा साजी हो गई, पत्थर, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, दुनिया भर के काम जो है वो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। तो हम उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले वक्त में चूंकि ट्रैक अब सही हुआ है तो शायद ये आने वाले वक्तों के इंडस्ट्रीज बेहतर होंगी, लोग। मतलब आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेहतरी के साथ साथ बेरोजगारी भी कम होगी, आवाम के लिए बेहतरी के इकदाम आएंगे? ना कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर चलेगी तो उसमें लोग ही काम करेंगे, उम्मीद करते हैं हम। जी बिल्कुल, उम्मीद करना चाहिए आपको। साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव है। आप मुझे बताएं, हमारे ये सीनियर हजरात यहाँ मौजूद हैं, ये कई सालों से बजट रिव्यू कर रहे होंगे, मुझे बताएं कि कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने एग्रीकल्चर पे इतना फोकस किया था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है अगर रिफॉर्म्स आए हैं और इतना पैसा एग्रीकल्चर पर लगाया गया है जहाँ पर किसान को नहीं, ये बात तो मानने वाली है कि सर एग्रीकल्चर पे बड़ा पैसा लगाया गया है। अगर पिछले साल जिस तरीके से टिड्डी दल का हमला हुआ उसके बाद मजीद कुछ इस तरह की चीजें नहीं आती तो बहुत ज्यादा बेहतरी आने की और तवक्का कर सकते थे हम। चलें, बहुत शुक्रिया, मैंने आपको कन्विंस कर लिया इस बात पर। तो ये सर हम कन्विंस हो रहे हैं, जो चीज मानने वाली है उस पर हम मानते हैं, कन्विंस होते हैं। मैंने आपको कन्विंस कर लिया इस बात पर। उमैर बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान अली की तरफ चलते हैं। इरफान अली साहब, उमैर साहब कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में इतनी तरक्की होगी कि गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, हम अपने मुल्क का कर्जा भी उतार लेंगे। मुत्तफिक हैं आप? मेरा ख्याल ये कंस्ट्रक्शन का जो बात शुरू ही मैंने की थी और उमर बेग साहब पता नहीं शायद मेरी बात नहीं सुन रहे थे या मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक, ये मैंने ही कहा था कि $900 बिलियन का जो है डेवलपमेंट बजट है उससे भी होगा। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था, उमैर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी था ना हर चीज पर। मैं अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात कंटिन्यू करें। मैं आपने जिस तरह मेरी बात को हुकूमती मसले कंस्ट्रक्शन से हल हो जाएंगे, मैंने उस वक्त जुमला कहा था कंस्ट्रक्शन भी एक पार्ट है इकोनॉमी का और इससे बहुत हद तक रोजगार के मसाइल खत्म होंगे, बेरोजगारी के मसाइल खत्म होंगे। साथ साथ एग्रीकल्चर का पॉइंट एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है और एग्रीकल्चर पॉइंट में अगर 1 मिनट आप मुझे दें तो मैं बात मुकम्मल करूंगा, ताकि एक चीज मुल्क के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा एरिया है वो है हमारी यूथ। और चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जवान तबका है, यूथ तबका है, उसको हमने ऊपर लेकर आना है। तो ये वाहिद गवर्नमेंट है जो मेरे लिए मोटिवेशन बनी है, ये है कि जिन्होंने यूथ के लिए सबसे पहली चीज सोची है। देखिए मैं आपको यहाँ अर्ज करूँ, सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंसेंटिव लिया है वो एहसास कार्ड के हवाले से। अगर वो एहसास हेल्थ कार्ड जो है वाकई ही उस तरह काम कर जाते हैं तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है और मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब ये कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपकी गवर्नमेंट ने 1,70,000 स्कॉलरशिप ऑफर की है। 1,70,000 ऑफर स्कॉलरशिप किसके लिए ऑफर की है? 1,70,000 पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ऑफर की है।
अब अगर 1,70,000 पाकिस्तानी जो हैं, जिसमें 50,000 जो बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस और साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग के लिए फंड रखा गया है, वो जो 1,70,000 अगर ये सही मायनों में पाकिस्तानी स्क्रीन निकलकर इस स्कॉलरशिप को ले लेती है, तो मुझे बताएं कि न सिर्फ ये सोसाइटी में इंडस्ट्री के फरोग का बाइस बनेगी, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि जो यूथ हमारी कहती है आज के दौर में कि जी हमारे पास तो ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बिल्कुल, हमारी यूथ ही सबसे ज्यादा रो भी रही है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो क्या इससे पहले कभी किसी ने सोचा कि पाकिस्तान में 1,70,000 या समथिंग जो है वो स्कॉलरशिप दी जाए, जिससे हमारी यूथ आगे बढ़े? पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने, आप मेरे साथ जो सीनियर्स हमारे मौजूद हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि मेरा खुद ताल्लुक है कि बिजनेस मैनेजमेंट से है और मैनेजमेंट साइंटिस्ट है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो गवर्नमेंट ने फंड जो ऐलान किए हैं, और इससे पहले स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जबकि दुनिया जानती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल तवज्जो ना होने की वजह से लोग जो है वो ख्वाहिश पैदा करते थे कि शायद कि हमारे पास पैसे होते तो हम बिजनेस कर लेते, तो आज उनका ये हॉबी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये समझ लीजिए कि अगर सबसे पहले आइडियाज मौजूद हैं और वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन पैसों का बहाना अगर वो बना रहा था, तो आज उसके लिए पैसे की फैसिलिटीज भी लोअर रेट पर जो है वो मौजूद है। तो क्यों ये लोग अब आगे नहीं बढ़ेंगे? और अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर ये एक कौमी मसला बन जाएगा कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद लोग। इंशाल्लाह उमैर साहब, उम्मीद रखते हैं कि मजीद भी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको खुर्शीद अब्बासी की जानिब। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, उमैर साहब काफी पुरुमीद हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए कि आगे चलकर मजीद अच्छे मौके पैदा हो जाएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ज़ाहिर है उम्मीदों के सहारे पे चल रहे हैं और ये चीज़ें तभी तो ठीक चल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अमली तौर पे हम क्या करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी इसी बजट में तजवीज़ किया गया कि 994 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ सूबों उनके में जो इदारे हैं वफाक के सूबों उनको दिए जाएंगे। अब आप इदारों का हाल देख रहे हैं, स्टील मिल किस तरह तबाह हुआ, PIA किस तरह तबाह हुआ, ये आपके सारे ये इन्हीं बजटों के दौरान इदारे तबाह हुए हैं। बिल्कुल। तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनसे कौन पूछेगा? हर हुकूमत अपना टाइम पास करे चली जाती है। अगर यही जो है वो शौकत तरीन जो है जब पीपल्स पार्टी की बजट पेश कर रहा था तो अच्छा था, अब आज इनकी बजट पेश कराया तो बुरा है, बुरा हो गए। और हफीज शेख को बार बार वहाँ से बुला के मुशर्रफ ने उनको मुतारफ कराया, फिर चलता रहा, जो भी सेटअप में उनको बुला के उनसे बजटें बनाई गई, वो फिर बजट बना के फिर बुरे बन जाते हैं, निकल चले जाते हैं। फिर कोई पूछता नहीं किसी से कि भाई ये जो बंदे आके बजट बना के चले जाते हैं, फिर वफा करके फिर वापस बुलाया जाता है। तो इस दौरान जो कुछ नुकसान होता है, जो महंगाई होती है, जो इदारे तबाह हो रहे हैं, उनसे कौन पूछेगा? ये सवाल कौन करेगा उनके साथ? तो ये जो मामला आता है, ये सवाल कर लिया ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कुछ देर कबल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया है और वो बजट से बिल्कुल खुश नहीं है। वो ठीक है, बिलावल भुट्टो तो अपना एक हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ वो करना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो हैं, ज़ाहिर है कि हम इस मुल्क के हक़ में बात करते हैं, इस मुल्क के शहरियों के लिए बात करते हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए बात करते हैं, ज़ाहिर हम उनकी बात करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना किरदार है, हुकूमत का अपना किरदार है, ये लड़ते भी हैं, फिर दोस्त भी बन जाते हैं, फिर इनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। मसला ये है कि हम अगर आज इस बजट की तारीफ़ भी करें, जो हमेशा होती है, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ के खिलाफ बात करते हैं, होना वही होता है जो हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर साहब बजट को आप देखें, जो पिछले साल की बजट पे भी इसी तरह का माहौल था, उनकी तारीफ भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन नतीजे क्या निकले? महंगाई कहाँ पहुँच गई? उस महंगाई का यानी स्टेट बैंक ने भी बार बार उसकी निशानदेही भी की और उसके बारे में एडवांस में बता भी दिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को इस तरफ कोई पता नहीं चला इस हवाले से। अच्छा, हमेशा रोजगार के हवाले से भी बात कर रहे थे कि रोजगार के हवाले से भी मौके बढ़ाने की बात की गई है, तो शेख रशीद भी कुछ देर कबल ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ML1 से बहुत ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ML1 के जरिए बहुत ज्यादा रोजगार के मौके बढ़ने के हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं? हम अगर नहीं भी बढ़े तो हम उसके लिए दुआ जरूर करेंगे कि बढ़ने चाहिए, और हुकूमत की ये नेक ख्वाहिश है। तो असल में मैं तो इसका कायल हूँ कि बातें करने से बेहतर है अमली तौर पे काम होना चाहिए। हमारे साथ क्या होता है? शाजिया मरी कहती हैं कि बजट के जरिए वफाक चाहता है कि पंजाब का भाई सिंध के भाई से लड़े, तो आपको ऐसा लगता है कि वफाक की तरफ से ऐसी कोई साजिश की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग देखें, लोग जो है समझ रहे हैं, हम लोग माजी में लड़ते रहे और लोग एक दूसरे पर शक भी करते रहे, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो गई। वो इसलिए ख़त्म हुई कि लोगों को अमली तौर पर पता चल गया कि सियासतदानों का क्या किरदार है,
सियासतदानों का एक आर्थिक किरदार सामने आता है। उनको एक इलेक्शन जीतना होता है, उस हवाले से अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। पंजाब में एक बात, सिंध में दूसरी बात। अब पानी का मसला है, पानी के मसले पे सिंध पंजाब पे इल्ज़ाम लगा रहा है और बलूचिस्तान सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि सिंध कहता है पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है और बलूचिस्तान कहता है सिंध हमारा पानी चोरी कर रहा है। वो पानी कौन चोरी कर रहा है, उसके अरसा जिसकी ज़िम्मेदार है वो किस तरह से उसको मैनेज कर रही है और किस तरह से। हमारे यहाँ अगर फसलों का मामला आता है ना कि पंजाब में और सिंध में थोड़ी फसलों में टाइम के हिसाब से फ़र्क होता है। मसला मैनेज करने का होता है कि मैनेज कौन करेगा, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अगर पंजाब में फसलें पहले तैयारी है तो उनको पहले पानी दे दो, उसके बाद सिंध की बारी है तो उनको पानी दे दो। बिल्कुल। अगर बलूचिस्तान की बारी आती है उनको पानी दे दो। उसको मैनेज करना होता है। असल में हमारा मैनेज नहीं होता और हमारे जो इदारे तकरीबन करप्ट हो चुके हैं, कोई किसी पूछने वाला नहीं है। सिफारिश की बुनियाद में तकर्रियाँ होती हैं, मेरिट को हम भूल गए हैं। ये सारे मामला जो हैं ये हमारे सामने हैं। तो इसमें इस तरह की लड़ाई जो है ये कहने तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ मुझे अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि किससे लड़ना चाहिए और क्यों लड़ना चाहिए और कौन लड़ा रहा है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक ज़माना था एक मशकूक किस्म की चीज़ें सामने आती थी, अब तो हर चीज़ ओपन हो गई है। अब कोई राज नहीं रहा, हर चीज़ ओपन हो गई है। तो अब लोग समझ रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे आपकी जो सोशल मीडिया है उसका बड़ा किरदार है इस हवाले से। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, बहुत आराम से हर चीज़ की रिसाई सोशल मीडिया किसी रियायत करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। खुर्शीद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक बार फिर ये चलते हैं आपको इरफान अली की जानिब। इरफान अली साहब, बात करेंगे टैक्स के हवाले से। टैक्स के हवाले से आपको पता है कि इस वक्त बजट में छूट की बात की गई है कि काफ़ी हद तक छूट दिया जाएगा, रिलैक्स दिया जाएगा आवाम को। तो आपको लगता है कि लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा होगा इसके जरिए? कुव्वत खरीद में तब इजाफा होगा कि जब जो है वो जो ये है तो मार्केट में जो है पैसे की सर्कुलेशन ज्यादा होगी, और वो उसी सूरत में हो सकती है जैसे कि डेवलपमेंट के काम होंगे और रोजगार में इजाफा होगा। तभी मतलब जो है जब आमदनी में इजाफा होगा तो कुव्वत खरीद की कीमत में इजाफा होगा और महंगाई ना बढ़े। यानी कि एक तो ये कि जो अवाम है उनकी एक जो है बड़ी तादाद को जो है रोजगार मिले, उनकी आमदनी में इजाफा हो, और दूसरा ये कि अशियाए जो मतलब जो खरीदते हैं, अशिया खुर्दोनोश समेत हर अशिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो है कंजम्पशन जिसकी होती है तो उसकी कीमतें ना बढ़े तो मतलब जो है ये चीज हो जाती है। लेकिन जो है ये जो जीडीपी वाली जो बातें करते हैं, मैं ये कहूंगा कि जो है जब तक अमीर और गरीब के दरमियान ये जो है एक बहुत बड़ा यानी कि जो एक फासला है इसकी आमदनी के अंदर, तो जीडीपी का भी कोई मतलब जो है वो आदाद शुमार जो है वो किसी तरक्की को जाहिर नहीं करते, बल्कि ये जो है समाजी जो तबकाती तकसीम है इसकी जो है ये खलीज को गहरा करते हैं। तो मसलन एक आदमी जो है 1 लाख कमा रहा और जो है 10 आदमी जो है वो 5-5 हजार रुपए कमा रहे हो, तो मतलब वो 50,000 और जो वो 1 लाख 1.5 लाख हो गए, और जब आप फी का आमदनी बोलेंगे तो वो जो है 6 आदमियों में तकसीम हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल मसला कहाँ गया। यानी कि वो जो 5 लोग जो है वो मिलकर 50,000 कमा रहे, एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख 6 में तकसीम करें, फीकत आमदनी निकल आएगी, लेकिन जो है वो आपको जमीनी हकीकत से आगाह नहीं करेगी। यानी इरफान साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सारा मसला मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का भी। दूसरा ये कि दौलत की सही तकसीम का है, माशरे दौलत की तकसीम। जो मुतमव्विल तबका है उसको जो है अपना जो है ज्यादा हिस्सा देने की जरूरत है, ताकि जो ये जो माशरती जो खलीज है, जो पैसे की तकसीम है, जो है तबकाती तकसीम है, इसको मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो कम करने की जरूरत है। तो मतलब जो उसके लिए अमली इकदाम की जरूरत है कि वो कैसे होगी। यानी कि जो है आपका जो मतलब अगर आप ही मतलब जो है देख लें कि मतलब जो कारपोरेट सेक्टर है उसमें जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी जो मतलब जो वो जो है इनकम है वो कितनी है, या जो बिजनेस जो टाइकून है उनकी इनकम कितनी है, और जो उनको जो है इस मकाम मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो उनकी वर्किंग क्लास है उसकी इनकम और उसकी इनकम के दरमियान जो मंथली जो है आप अगर जो है वो गैप देखेंगे या एनुअल देख ले, मतलब ये एक ह्यूज किस्म का जो है गैप है जिसको ओवरकम करने की जरूरत है। और वो मतलब जो है उसमें रिफॉर्म्स तो इसको टारगेट कर रहे हैं ना, तो मतलब जो है जैसे कि इमरान खान की हुकूमत ने इनकम टैक्स के अंदर जो है वो जो उस क्लास को जो ज्यादा कमा रही है उसको ज्यादा टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मतलब ये कि अब जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो 1 लाख रुपए भी मंथली सैलरी ले रहा है तो वो भी मतलब जो है उसमें जो है वो निचले तबके में आता है। आप उसके ऊपर भी मतलब जो है मेरा ख्याल ये है कि जो है 1 लाख से ऊपर जाकर इनकम टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अब जितने अखराजात हैं एक आम आदमी के उसमें जो है 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख से ऊपर जाकर, यानी कि 1 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है वहां से टैक्स शुरू होना चाहिए, इनकम टैक्स।
ना कि ये, क्योंकि जो है अगर जो है 50,000 जो मतलब जैसे 51,000 या जो 52,000 जो कमा रहा है और उसके ऊपर से आपने जो है वो शुरू कर दिया, अब उसके अंदर मतलब जो है जो मंथली जो उसकी जो एक्सपेंडिचर है, अखराजात हैं, मतलब एक फैमिली वाला आदमी इस तनख्वाह में भी गुजारा नहीं कर सकता है। और अगर जो है मतलब जो है ग्रास रूट लेवल पर अगर हम जाकर देखें तो मतलब जो है अनस्किल्ड वर्कर, क्या जो स्किल्ड लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम है। तो यानी कि एक तो ये कि जो है जो सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाहों का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि जो है वो महंगाई के हिसाब से जो है उसका तनासुब बढ़ाए। यानी मंथली इनकम आपकी जो है अगर किसी की ये फर्ज कर ले कि 50,000 है, तो क्या 50,000 में एक आदमी किराए के घर में 20 बच्चों के साथ गुजारा कर सकता है? एजुकेशन है, हेल्थ है, मतलब जो है डे टू डे अफेयर्स है, खाना पीना है, लिबास है, सब चीजें हैं। तो मसला ये है कि जो है हमें जो है पाकिस्तान में जो है जो मतलब जो हुकूमत है, रियासत है, अपोजिशन है और जो हमारी जो पूरी जो है कौम है, जो रूलिंग एलिट्स हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस कम्युनिटी है, सबको मिलजुल कर जो है एक काबिल अमल फिजिबल एक वर्किंग प्लान बनाने की जरूरत है। और जो थिंक टैंक्स भी उसमें आ जाएं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो इसको सजेस्ट करें कि ये किस तरीके से होगा। कि भाई जो है आप ये समझ रहे हैं कि इसमें जो है वो 10% मतलब 100 में जो है 10 रुपए का इजाफा, यानी इरफान साहब अभी उमैर बेग साहब ने बताया कि 1,70,000 जो है वो स्कॉलरशिप्स रखी गई हैं। तो अगर हम देखते हैं तो पिछली हुकूमतें भी इस तरह की स्कॉलरशिप्स रखती थी, मगर आज से 3 साल पहले जाएं तो भी एमए पास नौजवान अगर ठेला लगाने पर मजबूर था, तो आज एमए पास एमए की डिग्री रखने वाला नौजवान डिलीवरी बॉय बना हुआ है। तो कहाँ है ये स्कॉलरशिप्स और कहाँ पे ये असरअंदाज हो रही है? अगर मेरिट का इस तरह कत्लेआम होता रहेगा तो इन स्कॉलरशिप्स का कहाँ पे फायदा होगा? देखिए, ना होने से होना बेहतर है। बात वही है जैसे कि मतलब कि जो एक शफाफियत के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। मतलब जो क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब जो क्वालिफाई करते हैं, जो उस पे मतलब पूरा उतरते हैं उसमें यहाँ पे, उनको मतलब जो है वो मतलब मिलनी चाहिए चीज, ना कि जो है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म ये खत्म होना चाहिए ना। तो जब वो होगी, इसके अलावा भी जो मसला ये कि ये तो 1,70,000 स्कॉलरशिप जो है ये मसले का एक मतलब जो 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी का एक बहुत छोटा सा मसला है। बिल्कुल, मामला ये जहाँ यूथ की तादाद ही इतनी ज्यादा है, वहाँ 1,70,000 कोई बहुत बड़ा कारनामा तो दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में हर आदमी, यानी कि मैं ये कहता हूँ अक्सरियत जो है वो रिस्के हलाल के लिए निकलती है सुबह अपने घरों से। हमारी वर्किंग क्लास जो है बहुत साबिर शाकिर है कि वो मतलब जो निकलते हैं, वो वायलेंस नहीं करते, वो मतलब जो बेरोजगारी से तंग आकर जो है वो उस तरफ नहीं जाते। इतना परसेंटेज नहीं है हमारे यहाँ कि मतलब जो है लोग जो है वो आ जाएं सड़कों पर इस तरीके से। हालांकि आप ये देखें कि जो है लोगों को बिल देने के बावजूद, मैं और आप जो है बिल पे करते हैं, लेकिन क्या बिजली की लोड शेडिंग से बचे हैं हम लोग? नहीं बचते। ठीक है, क्या गैस के मसाइल से बचते नहीं बचते हैं? कभी जो है वो मतलब उसकी जो है वो जो है आउटेज शुरू हो जाती है इसकी बिजली की, तो मतलब जो पे कर रहा है वो भी मतलब अजियत में है, और जो गुंडा लगा रहा है वो मतलब आसानी से मतलब जो है वो चीजें कर रहा है। तो यानी कि पहले तो जो है रूल ऑफ लॉ का जो है जो सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट और जो ये जो इदारे हैं, जो ये जो यूटिलिटी सर्विसेज के, ये अपना तो जो है किबला दुरुस्त करें कि ये चाह क्या रहे हैं, ये अपना किबला दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया इरफान अली, उमैर बेग और खुर्शीद अब्बासी साहब, आप तमाम तर हाजरीन का जो अपनी अपनी आरा से हमें बयान कर रहे थे, हमारे नाज़रीन को भी अपनी आरा से आगाह कर रहे थे। फैज़ टीवी की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन 2021 और 22 जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फैज़ न्यूज़ की खुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन 2020 और 21, बल्कि 21 और 22 इस वक्त हमारी जारी है। ये बजट ट्रांसमिशन है। हमने तमाम तर अहवाल जाना, अब तमाम तर तजिया निगर हमारे साथ मौजूद रहे। इस वक्त भी हमें कुछ पॉलिटिकल पर्सनस ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर चौधरी इफ्तिखार साहब नून लीग से, जबकि उज़मा कारदार साहिबा PTI से हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उज़मा कारदार साहिबा के सामने। जी उज़मा कारदार साहिबा, क्या कहेंगी? बजट पेश हो चुका है आपकी जानिब से, मजीद क्या कहेंगी? कुछ इंप्रूवमेंट आएगा आगे चलकर इसमें? जी बहुत ये अवाम फ्रेंडली बजट था, और आपको पता है मुश्किल तरीन हालात ग्रीन साहब ने ये बजट जो है वो पूरा इन्होंने इसका शेप आपको सामने आज पेश की है। इसके ये आप अंदाजा करें कि कोई एडिशनल खास टैक्सेस नहीं लगाए गए कि कोई अवाम पे इसका बोझ ना पड़े,
और तमाम तबकात जो हमारे जो सरकारी जो हमारे तबकात हैं उनको रिलीफ दिया गया है, पेंशनर्स को रिलीफ दिया गया है इसमें, और जो हमारे जो और बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो कि बिल्कुल इस वक्त जिनकी इस अपलिफ्ट की जरूरत है उन पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बजट जो है हमारा जो ग्रोथ रेट है जो 5%, 5.5 से बल्कि प्रिडिक्ट की जा रही है, तो ये जो सनत का पहिया है उस पे तो कोई आपने देखा है कि कोई मशीनरी पे या कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। सिर्फ कोशिश ये की गई है कि जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं उन पे उनको कम से कम, ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम आए और एक्सपोर्ट किस तरह हमारी बढ़ानी है, ज्यादातर जो है हमारी इस बजट में तवज्जो उसी के ऊपर है। और इंशाल्लाह डेवलपमेंट का बजट इस दफा ये है, इसमें पिछले 3 साल हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डेवलपमेंट पे लगाएं, तो इस दफा हम लोगों ने डेवलपमेंट ज्यादा फोकस किया है कि किस तरह से हमने अपना जो आगे जो है नए प्रोजेक्ट। अच्छा उस्मा साहिबा, इस दफा बजट में टैक्स में काफी आप लोगों ने छूट दी है आवाम को। आइंदा माली साल में ज़राअत में, तिजारत में, सनत में और IT में स्पेशली टैक्सेस में काफी हद तक छूट दी गई है। जी, वहाँ आपको तो पता है कि IMF की कंडीशनैलिटीज कितनी सख्त होती हैं, लेकिन उनसे भी हमारी हुकूमत ने, तरीन साहब ने जबरदस्त तरीके से नेगोशिएट किया है, उनके प्रेशर को हमने विथस्टैंड किया है। वरना बाकी आपको पता है तमाम हुकूमतें जो हैं वो सारी यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ा देती हैं, पेट्रोल की बढ़ा देती हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके साथ बहुत इस वक्त बहुत तरीके से IMF के साथ भी हमने डील किया है कि जी अब आवाम पे हम बोझ नहीं डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमने हमने जो पिछड़ा सकता है उस पर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं डाला, बल्कि टैक्सेस जो है मिनिमम रखे हैं। सिर्फ हमने टैक्स बेस ब्रॉड करने के लिए हम जो इदारों के रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ हम ज्यादा फोकस करेंगे। वरना जिस तरह आपने फरमाया है, हमने IT का सेक्टर है, बाकी जो हमारे जो एग्रीकल्चर, बाकी किसी चीज पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी हमारी ग्रो करे, इंडस्ट्रियल की जोन पे हमने ज्यादा जोर दिया है, उससे वहाँ पे हमने टैक्स रिलीफ दिया है लोगों को। तो आई थिंक कि इससे हमारा जो अगले 2 साल है ये डेवलपमेंट के साथ आप समझते हैं। उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है चौधरी इफ्तिखार साहब ने, नून लीग से इनका ताल्लुक है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सर, आज कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरह की आवाजें कही गई, जो जुमले बोले गए, खुर्शीद अब्बासी साहब कहते हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है कि असम्बली में यही तरीकेकार अपनाया गया है, तो किसी भी महजिब कौम का तो ये तरीका नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा तरीकाकार लाया जाए, ऐसी कौन सी तजावीज आप देंगे कि जिसके बाद ये माहौल कम हो सके या खत्म हो सके? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद राशिद साहब ने, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर फैज़ TV से बात करने के लिए। बजट पेश हो चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, बुलाया कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी राय दे सकूं। मैं तो इसको जैसे कह चुका हूं कि ये एक अवाम दुश्मन बजट है और इसको हम वैसे ही रिजेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ कहीं भी अवाम को रिलीफ देने की बात नहीं हुई है, और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को फच किया गया है टू मिसलीड पीपल, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मिनिमम वेज 20% है, 20,000 है, उसमें आप एक आम आदमी कैसे अपना घर चलाए? मैं कहता हूँ खान साहब को 20,000 रुपये दे देते हैं पर मंथ एंड सी इफ ही कैन एक्चुअली रन हिज हाउस। बिजली के बिल देखें, इन्फ्लेशन देखें, बाकी सब चीज़ें देखें, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बजट में आई हैं विच आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। खान साहब जो एजुकेशन की बात करते हैं, उनकी PTI गवर्नमेंट जो उनका मंशूर उठा के देखें, एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि एजुकेशन के लिए पूरे बजट में उन्होंने सिर्फ 5.5% बजट का हिस्सा रखा है जी। एंड ये वो लोग हैं जो एजुकेशन का कहते हैं कि किसी भी मौजूद माशरे में तरक्की करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, विच आई एक्सेप्ट, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा हेल्थ, इस करंट सिचुएशन में ग्लोबल हालात जो चल रहे हैं, पेंडेमिक है, और फिर सियासी उसकी एंगलिंग करने के लिए खान साहब ये भी कहते हैं जी हमारे तो पाकिस्तान में मैं ऐसा निज़ाम लाऊंगा हेल्थ केयर का कि
बाकी सियासतदानों को बाहर मुल्क नहीं जाना पड़े इलाज कराने। तो फॉर हेल्थ केयर उन्होंने मीगर 30 अरब रुपए रखे हैं। अब मुझे हंसी भी आती है कि ये व्हाट इज द पॉइंट एंड व्हाट इज द थिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू अचीव। उसके अलावा अगर मैं और आपसे बात करूं कि अच्छा मजे की बात यह है कि ये दावे बहुत करते हैं और कहते हैं कि जी हमने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिकॉर्ड इन्होंने जरूर तोड़े, मगर रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने अपने 2.5 साल की परफॉर्मेंस, उससे ये कंपेयर करते हैं, फिर कहते हैं हमने जी माजी की हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जबकि इन्होंने माजियों की हुकूमतें की कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़े। व्हाटएवर रिकॉर्ड उन्होंने शायद पिछले साल से जो इन्होंने की परफॉर्मेंस थी बिल्कुल नाअहल किस्म की, उससे थोड़ी बेहतर हो गई होगी, तो वो उन्होंने कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बहुत सारी चीजें हैं विच आर क्वेश्चनेबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इनकी जो स्पीच थी बजट की, उसमें कहा गया है कि जी 4000 अरब जो है टैक्स कलेक्शन की है हुकूमत ने, जो जिंदगी में कभी नहीं हुई, जो माजी में कभी नहीं हुई जी। ना किसी हुकूमत ने की। तो उनको मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, पीपल्स पार्टी से लेके पीएमएलएन की हुकूमत जब भी आई, उन्होंने जो है हर साल ये रेवेन्यू बढ़ा है, और वो उस रेशियो से बढ़ा है कि 1000 अरब से 1500 हुआ, 15 से 2000, हर साल हर हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने सिर्फ नहीं तोड़ा। और जब पीएमएलएन का टेन्योर खत्म हो रहा था तो ये रिकॉर्ड था 3500 या 600 अरब पे। सो टेक्निकली तो ये 4000 का जो हर्फ है, ये जो टारगेट है, इनको 2018 और 2019 में मीट या टारगेट कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो ये तो अब जाके इन्होंने ये कलेक्शन किया है, तो कोई तीर नहीं मारा है, ये 2018। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं गैर मुतमईन हैं बजट के आने से। बात करेंगे रोजगार के हवाले से, तो शेख रशीद ने अभी कुछ देर कबल ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ML1 से बहुत से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। किस हद तक आप लोग एग्री करते हैं इस चीज से? देखिए, अगर बढ़ सकें तो देखें, हम कहना चाहेंगे ऑपोजिशन हो या हुकूमत की पार्टी हो जी, हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे, पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, और एक आम आदमी को बजट का एक पर्पस क्या होता है कि एक आम आदमी को आप रिलीफ दे सकें। क्या मगर उस आम आदमी को रिलीफ मिला है? इनको तो सही तरह सेंसस भी इन्होंने नहीं कराया हुआ। और सर, आम आदमी को रिलीफ तो कभी भी नहीं मिल रहा। अभी भी अगर आप देखें तो आम आवाम तो अभी भी रो रहे हैं, पानी को कोई तरस रहा है, कोई गुर्बत की वजह से परेशान है। तो ये बजट आया, या इस बजट से पहले की भी बात करें तो आवाम उस वक्त भी रो रही थी, अब भी रो रही है। आगे क्या देखते हैं आप? देखें, आगे तो मुझे चीजें कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई नहीं दिखती जिस किस्म के बजट ये लेके आए हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक घर का बजट भी बनाने जाती हैं, जब तक आपको उस घर में कितने फर्द रहते हैं उसका अंदाजा नहीं है, वो पता नहीं है, तो आप उस घर का बजट कैसे बना सकती हैं? कि कितनी ग्रोसरीज आएंगी, कितना पानी आपको चाहिए, बिजली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउ कैन यू बजट जब इन्होंने सेंसस ही नहीं सही कराया हुआ? इनको पता ही नहीं कि सूबे में कितनी आवाम रहती है, क्या पॉपुलेशन है। यहाँ तक कि सिंध में तो हम कोर्ट भी गए हुए, और इनके इत्तेहादी, सिर्फ ये ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कहती, इनके कोएलिशन पार्टनर जो इनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, MQM, उनको भी इस पे एतराज है कि जी आप ये सेंसस सही कराए बगैर आप एक बजट कैसे बना सकते हैं? जी, सही। तो अगर आपके पास सही फिगर्स ही नहीं होंगे, आपके पास सही डेटा ही नहीं होगा, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि किसी अच्छा, अली मोहम्मद राशिद साहब, कुछ चीजें तो बेहतर हैं बजट में, तो आप तमाम सियासी जमातें, ऐसा नहीं हो सकता कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कुछ खास मईशत की कुछ खास चीजों पर ऐसे बैठकर बात करें कि तमाम तर सियासी जमातें एक साथ हो जाएं कि कुछ चीजें आगे बढ़कर चेंज नहीं होनी चाहिए? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? देखें, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, और मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। मगर ये कैसे हो? मैं तो अपनी पार्टी या पीपल्स पार्टी की बात कर सकता हूँ। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे में आता है, उस सूबे के चीफ मिनिस्टर से जरूर मिलता है, उससे पूछता है कि चीजों को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये
वाहिद प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो मैंने देखे हैं, जब भी वो सिंध आते हैं वो हमसे मिलना गवारा नहीं करते। अच्छा, खान साहब की जानिब से कहा जाता है, पीटीआई की तरफ से कहा जाता है आप लोग मिलना नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं पीटीआई वाले नहीं मिलना चाहते, किसकी बात पर यकीन करें आप देखें, ये तो अब तो ये मीडिया का दौर है, मीडिया सोशल अवेयरनेस है, मीडिया आजाद है, आप उठा के देख लें। पिछली दफा भी तो आए थे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये एक्सटेंडेड इन्विटेशन कि आप आए, हमें बताएं, हम आपको रिसीव करते, आपको प्रोटोकॉल देते और आपके साथ बैठते, बट नो। अली मोहम्मद राशिद साहब हमारे साथ आप रहिएगा, उस्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले कहा गया और लोग ऐसा मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरमायादार, जागीरदार और ताजिरों ने मिलकर ये बजट बनाया है, और ऑपोजिशन के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि उनकी तजावीज को तो खातिर में लाया ही नहीं गया। तो उस्मा कारदार साहिबा जरा बताइएगा कि ये बजट बनाया किसने? देखें, ये जो मर्जी कहते रहे, इनसे भला ये पूछें कि ये सरमायादार जिनकी ये बात करते हैं, 30 लाख अशराफिया था जो कि जिनका डेटा भी एसपीआर के पास था, उनसे इन्होंने एक पाई कभी वसूल नहीं की थी। हमें तो ये सिस्टम लेके गए थे कि 22 करोड़ अवाम में सिर्फ 8 लाख व्यक्ति को टैक्स दे रही थी। पता नहीं ये कौन से सरमायादारों की, ये उन्हीं की बात कर रहे होंगे, हम तो अब उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं। ये इनको पता होना चाहिए कि ये जो बजट है वो अवाम की सहूलत के लिए है। जिस तरह हमने, आप सोचे कि जो एहसास प्रोग्राम है 260 अरब हमने उसके लिए मुख्तस किया है, 12 मिलियन फैमिलीज हैं जिनको अभी तक इससे फायदा हो चुका है। फिर हमने हमारे जो हमारा जो बजट है वो 12 अरब का, इन्होंने एग्रीकल्चर में 0% से भी कम ग्रोथ छोड़ के गए थे। हमारे जो किसान हैं इस वक्त 32% उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है हमारी पॉलिसीज की वजह से। फिर उसके बाद आप देखें कि ये हमने जो MLI जो बात कर रही थी, जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने अब 9 अरब मुख्तस किया है। इन लोगों को कोई, ये उसी तरह से इन्होंने इसको निगलेक्ट किया हुआ था और इसका कोई प्रोजेक्ट का फ्यूचर नहीं था। अब पेंशनर्स जो हैं उसके लिए जितना हम लोगों ने मुख्तस किया है वो कभी भी पहले नहीं हुआ। ये सब कमजोर तबकों के लिए है। और जो ये टैक्स है वो 1.50 से 1.25 पे हम लेके आए हैं ताकि इसमें कमी हुई है। मिनिमम वेज जो है, हमने जो गरीब मजदूर तबका है, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, वो 20,000 तक हमने कर दिया है। तो ये इनके जमाने की बातें नहीं है, ये हमारे बजट की बातें हैं। कौन से ये सरमायादार है जिनकी ये बातें करें? हम तो मजदूर और किसानों की बात कर रहे हैं, हम तो एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। उस्मा साहिबा हमारे साथ कॉल पर मौजूद रहिएगा। मैं अली मोहम्मद राशिद साहब को मुखातिब करना चाहूंगी। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम इस बजट और नाअहल हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि सर आप लोगों की अगली हिकमत अमली क्या है? बजट तो आ चुका, देखें हम तो आवाज, हाँ बजट आ चुका, बजट पास भी हो जाएगा। देखिए वो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो तो वाज़े तौर पे पता चल जाएगा। मगर ये जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, ये ना तो देखिए, मैं तो ऑपोजिशन पार्टी में हूँ, मेरी राय डिफरेंट हो, मेरी बहन जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगी, उनका हक है, बिल्कुल करना चाहिए। मगर देखिए अवाम की जो अदालत है वो अपना फैसला दे चुकी है। जितने भी बाई इलेक्शन हुए जा रहे हैं इस मुल्क में, पीटीआई नंबर 1 जो उनकी जाती सीटें थी जहां से जीतती थी, वो अब नंबर 5 या नंबर 6 पे आ रही है। आवाम समझ चुकी हैं कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, और इनको जिन लोगों ने वोट दे के अगर इलेक्ट भी किया, वो लोग भी समझ गए हैं कि जी हमने गलती कर दी, तो इनके वोटर्स भी अब इनके साथ नहीं है। कराची का बाई इलेक्शन देख लें, उसमें ये हारे। और यहां तक सो मच सो, इनको तो एक हुकूमत मिली जहां 0 लोड शेडिंग थी, अब वहां 21-21, 22-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर या पंजाब में बच्चे स्कूलों में बेहोश हो रहे हैं, उनकी नाकों से खून आ रहा है। इनकी खुद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये खुद सर पीटीआई तो नहीं कर सकती ना, गर्मी तो एक नेचुरल, मतलब नेचुरली तौर पर गर्मी हो रही है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, इस चीज को उस चीज से मर्ज करना तो नहीं सही है ना।
मतलब गर्मी तो एक नहीं, नेचुरल चीज है, performance की गर्मी बात हो रही। परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन नहीं, आपने मिलाया कि नहीं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं स्कूलों में, तो मैं आपको बताऊं कि सर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग, गर्मी भी बहुत ज्यादा है सर। अगर नहीं, गर्मी ज्यादा के अलावा लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, इसलिए बेहोश हो रहे हैं। गर्मी की ज्यादा की बात नहीं हो रही है, इट्स अबाउट एनर्जी क्राइसिस जो पिछली हुकूमत ने हल करके इनको दी थी, और लोड शेडिंग बिल्कुल जीरो पे, आज सिर्फ जीरो पे थी, जो अब 21। चलो सर, कुछ सनती शोबे के हवाले से हम बात करते हैं। अली मोहम्मद राशिद साहब, अच्छा मैं जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पे आ जाते हैं जी। चले, अगर आपको मेरी इस बात से एनर्जी क्राइसिस जो जिसकी वजह से जिनके खुद इनके पार्लियामेंटेरियंस इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस पर अगर आप बात नहीं करना चाहती नहीं, तो सर आप बात कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा मेरी बात मुकम्मल आप करने देना। जीडीपी ग्रोथ पे आ जाए ना, आप इस खित्ते में साउथ एशिया में उठा के देख लें, जीडीपी ग्रोथ आपकी क्या है, ठीक है ना। आप पूरे बांग्लादेश जो एक जमाने में आपका हिस्सा होता था, उसकी आज ग्रोथ रेट जो है 9% पे पहुंचा हुआ है। आप छोड़े, आपका 1.2% है, अभी आप अपना टारगेट सेट करके बैठे हुए 3.5 या 4% पे। अफगानिस्तान जैसा मुल्क इस खित्ते में, उसका 4.2% ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब मतलब आप हु आर यू ट्राइंग टू किड? आप अगर स्टेटिस्टिक्स निकाल के अपने तौर से कुछ भी कहते रहे, इंटरनेशनल इदारे और ग्लोबल इकोनॉमी, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स झूठ नहीं बोलेगी ना। परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही हैं, तो देना मैं फिर क्या कह सकता हूं, अगर आप ऐसी बात करें। अगर आप कहते हैं, अच्छा सर, आपने जीडीपी के हवाले से बात की, तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जीडीपी के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी एक बयान सामने आ रहा था, आपकी जानिब से ही कहा जा रहा था कि जीडीपी में जिस तेजी के साथ 2 से 4 रोज में इजाफा दिखाया गया है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर गेम है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल 100%। देखें, इनका एक इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का। अब वो जो चाहे फेडरल गवर्नमेंट, वो उनके कहने पे जाके वो बोल देंगे, शाया कर देंगे। आप क्या उनको 20% कह दें, वो 20% आपको कह देंगे ग्रोथ रेट है। बट द रियल मैटर इज कि आपकी जो है इतनी पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी है, माजी की सारी हुकूमतों से वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी है। बांग्लादेश 9% पे है, अफगानिस्तान जैसा मुल्क 4.2% पे, और आप एट ए मीगर 1.5 या 1.3% पे, और आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है 4%, जो अफगानिस्तान से भी कम है। ठीक, अली मोहम्मद राशिद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं उज़मा कारदार साहिबा से मुखातिब होना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि आज की तकरीर में वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुश्किल फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं हैं, तो हम और अवाम जानना चाहती है कि आज के बजट में उन्होंने कौन से मुश्किल फैसले किए हैं। मुश्किल सबसे फैसला ये है कि जब आपके पास हुकूमत के पास कोई इतना रेवेन्यू नहीं है और हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, उसके बावजूद हमने तनख्वाहदार तबके पे कोई बोझ नहीं डाला, हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाए, बल्कि कमी की है टैक्सों में। तो ये बहुत टफ फैसला है, ये कोई आसान फैसला है। आईएमएफ के प्रेशर में हम नहीं आए, हमने उसकी जो सारी कंडीशनैलिटीज थी कि बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की बढ़ा दें, पेट्रोल की बढ़ा दें, हमने वो बिल्कुल नहीं बढ़ाई। अच्छा उज़मा साहिबा, 3 बुनियादी इशू इस वक्त हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। 3 बुनियादी इशू, गुर्बत, महंगाई, रोजगार। इसमें किस हद तक इजाफा किया जाएगा आगे चलकर? जाहिर है गुर्बत बढ़ रही है क्योंकि रोजगार कम हो रहा है, हम पस्ती की तरफ मजीद जा रहे हैं, हम लोग सतह गुर्बत से भी नीचे चले गए इस वक्त। इसमें इस बजट में इसके लिए क्या चीजें रखी गई हैं, हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, अव्वल तो बात ये है कि ग्रोथ रेट आपका 3.94 है। ये आपका कोविड की वजह से ये माइनस में जा चुका था, वहां से अब ये इधर उठा है, और उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपकी जो करंट अकाउंट खसारा है वो अब सरप्लस में जा चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रिमिटेंसेस जो है रिकॉर्ड 27 अरब डॉलर पे वो जा चुकी हैं 18 से। नंबर 2। नंबर 3, बहुत सारी हमारी, चूंकि कोविड का कंट्रोल हमारी हुकूमत ने एक बड़े अच्छे तरीके से किया, मईशत का पहिया नहीं रुका, तो बहुत सारी जो बिजनेस थी वो बांग्लादेश और इंडिया से वो पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर्स डाइवर्ट हो गए।
जिसकी वजह से अगर आप फैसलाबाद में आ जाएं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, जबकि ये लोग जब गए थे तो 200 टेक्सटाइल मिल्स थी जो कि बंद पड़ी थी, 10 लाख जॉबलेस लोग थे। अब आपको एक मजदूर नहीं मिलेगा फैसलाबाद में, क्योंकि सारे जो हैं वो किसी न किसी इंडस्ट्रियल सेटअप में वो लगे हुए हैं। और सर मैम हम सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं करते, हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। वहाँ पे किस हद तक इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं? बिल्कुल, आप देखें कई हमने 8 इंडस्ट्रियल जोन तो सिर्फ पंजाब में हमने इजरा किया है। फिर हमने जो सस्ते घर वाली जो स्कीम है उसमें 3 लाख के जो कर्ज है, लाखों लोगों को वो 3-3 लाख का जो हम कर्ज है वो उसकी सहूलत फराहम कर रहे हैं। और उसके बाद मिनिमम वेज अपने 20,000 उसको हमने इंक्रीज किया। तनख्वाहदार तबके पे कोई टैक्स नहीं लगाया किसी किस्म का, और बल्कि उनकी 10% उनकी जो है उनकी सैलरी में इंक्रीज उनको दिया जा रहा है। तो हमने तो तमाम ये जो वो वाले इकदाम उठाए हैं जिससे एक आम आदमी जो है उसकी जो कुव्वत परचेज है, परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी। और फिर खाम तेल उस पर भी टैक्स जो है वो कम कर दिया है। तो हमने आम यूज की जो चीजें हैं, सिर्फ हमने जिस तरह मोबाइल फोन्स हैं उन पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेड होते हैं तो उन पे टैक्स बढ़ा दिया है। तो आम जो खुर्दोनोश की हमारी बम्पर क्रॉप्स हुए हैं, अब आप देखें कि गंदम और चावल और ये सारी चीजें अब आपको ये इंशाल्लाह ताला आपकी इतनी कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि बम्पर क्रॉप्स तो है। ठीक उस्मान साहिबा जी किसान की आपको मैंने बताया है कि वो किसान कार्ड वगैरह से और बाकी जो उसको जो हमने गन्ने की कीमत और सारी जो गंदम की कीमत है उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर 12 अरब हमने उसके लिए अभी इस दफा मखसूस किया है। तो ये सारी चीजें जो है ये आम इंसान की जिंदगी जो है वो उससे बेहतरी की तरफ जाती है। ठीक, उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं अली मोहम्मद राशिद साहब से पूछना चाहूंगी कि सर बजट पर बहस तो होती रहेगी, दोनों तरफ से बयानात आते रहेंगे, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में जो माहौल था, जिस तरह के जुमले कसे जा रहे थे और जिस तरह की आवाजें आ रही थी, हमने इससे पहले भी ये सवाल किया कि क्या ये किसी भी महज़िब कौम का खासा हो सकती हैं? तो जवाब मिला कि जी ये तो ट्रेंड बन चुका है, ये तरीका ही बन चुका है। यही तरीकाकार अगर हम पिछली हुकूमतों में देखें और अभी देखें यही तरीकाकार रहेगा। क्या हम इस तरीकेकार को, इस ट्रेंड को खत्म नहीं कर सकते? हम अपनी क्या अक्कासी दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारी काबीना में ये माहौल है? अच्छा, पहले तो मेरा नाम अली राशिद है, तो आप थोड़ा वो उसको मैं कहना करेक्ट कर दूं। अच्छा, दूसरी चीज, बिल्कुल मैं इस चीज को कहता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हाँ एक पार्लियामेंट ऐसी जगह होती है कि हर शख्स अपने हल्के की आवाज बन के, अपने लोगों की आवाज बन के, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स थोड़े हाई होते हैं तो उसमें पीपल गेट कैरीड अवे, और अगर इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ऐसा सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वी शुड बी, थोड़ा हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, टॉलरेंट होने चाहिए। मगर ये भी साथ साथ जो आपने कहा कि इंटरनेशनली हम क्या मैसेज दे रहे हैं, तो आप अगर थोड़ी रशिया की या जापान की या कुछ और पार्लियामेंट एक बार फिर बात करेंगे उज़्मा कारदार साहिबा से। उज़्मा कारदार साहिबा, सनती शोबे की बहाली के हवाले से हम बात करें अगर बजट में, तो आज हुकूमत का सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में नुमाया कमी देखने में आई है। क्या कहेंगी इस पर आप? बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशआइन बात है। आपके मुंह से सुन के तो बल्कि मुझे और भी खुशी हो रही है। ये जो टैक्स छूट दी गई है इससे बहुत प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे वो बहुत इनकरेज होगा, वो और इससे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो फिर लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी। एक पहिया है जो कि साइकिल है जो चलता है, इससे जो चलता है। तो, बिल्कुल उज़्मा साहिबा, हम एक बार फिर बढ़ते हैं अली राशिद साहब के सामने। जी अली राशिद साहब, आपसे भी वही सवाल करूंगी मैं कि हुकूमत का सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में नुमाया कमी देखने में आ रही है, काफी हद तक टैक्सेस में छूट दी गई है इस बजट में, क्या कहेंगे मजीद आप? खुशाइन बात है। देखें, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ जो अच्छी चीज है। देखिए, अनरीजनेबल होना, सिर्फ तनकीद करना, वो ना हमारे फेवर में है, ना किसी और के फेवर में, ना मुल्क के
बेहतरी के फेवर में। बिल्कुल। तो जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर यह भी साथ साथ ये कहता चलूंगा, मगर इस बजट के साथ साथ ये बहुत सारे मिनी बजट्स लेते आते हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर। ऑर्डिनेंस के जरिए काफी चीजें जो ये दावे पहले करके अनाउंस करते हैं उन चीजों को चेंज कर दिया जाता है। बहुत सारी चीजें अनाउंस होती हैं मगर उसके बाद उस पर अमल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जैसे 11 अरब का पैकेज अनाउंस किया कराची के लिए, जो अभी तक ना आया ना जी उस पे कोई बिल्कुल, बात हुई, नासिर हुसैन जिनके- शाह ने जिसमें भी इनके इस चीज coalition पर partners गुज़िश्ता NPM रोज तनकीद की थी, इसको जो है पॉइंट वो आउट भी किया गया इनके था। नाम- जी जी जी, आप कहिए। नासिर हुसैन शाह साहब ने भी गुज़िश्ता रोज इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि गुज़िश्ता जो बजट था उसमें भी आपको नहीं मिला था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो जी। ये सब चीजें अगर देखिए, बात करनी और डिलीवर करना दो अलग चीजें होती हैं। आप अनाउंसमेंट्स कर दें मगर उस पर आप पूरे नहीं उतरे, आई फील लॉन्ग ऑन प्रोमिसेस बट शॉर्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड डिलीवर नहीं करें आप वो चीजों का, तो फिर उसका क्या फायदा। आप जैसे बात करें जो अच्छी पॉइंट्स है इस बजट के या जो अच्छी चीज है वो खुशाइन है, मैं आई अप्रिशिएट देम, जो भी अच्छी चीज है, मगर वो और बात है कि इसमें खामियां ज्यादा हैं, अच्छाई कम है, मगर जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं उस्मा कारदार साहिबा को मुखातिब करना चाहूँगी कि उस्मा साहिबा, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं और ये तकसीम बजट के जरिए ही हल की जा सकती है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? किस चीज की तकसीम जी? दौलत की मुनसिफाना तकसीम जब माशरे में होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ छुपा छुपा के रखा जाता है ना, अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर। तो जब ये मसावी सबको हो जाएगी, मुनसिफाना तकसीम होगी, हर शख्स को उसके हुकूक पूरे मिलेंगे, तो फिर मसाइल तो हल होंगे ना। बिल्कुल होंगे जी। और एक जो रियासत है वो मुकाम होती है, और अगर आप अपना आईन देखें तो वो जो पहले उसके 25 आर्टिकल हैं वो तो ये फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक हैं कि हर शख्स को राइट है एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जॉब सिक्योरिटी, फूड। ये तो हमारा आईन हमें कहता है। अब आइन इस पर कहता है लेकिन इस पर अमल दरामद कम ही होता नजर आता है। अमल दरामद देखे ना, अगर 35 साल तो इन्होंने किया नहीं, अब हमें पॉलिसीज को रीडायरेक्ट करने में और एक सही तरीके से आगे ले जाने में हमें 3 साल लग गए। अब उसके जो मुस्बत असरात हैं वो अब आपके सामने आना शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 साल में आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैक्रो लेवल पे ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है, अब माइक्रो लेवल पे इससे असर जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका होगा। और जो हमारी जो सारी जो पॉलिसीज हैं वो तो सिर्फ लोगों को रिलीफ देने के लिए हैं, अवाम दोस्त हैं, उनकी जो जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए हैं। चाहे वो एहसास प्रोग्राम से आप स्टार्ट ले लें, टैक्स की शरह कम करने से ले लें, और मिनिमम वेज से ले लें, जो आपके जो तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दिया है उससे आप ले लें। इंडस्ट्रीज को जो हमने बूस्ट दिया है, जिस तरह आपने फरमाया ये जो 600 टैरिफ लाइंस के मतलब आपने बात की, तो ये सारी वो बातें जिससे आम आदमी जो है उसकी जिंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला अब आप बेहतरी मेरे ख्याल में कि अच्छे की उम्मीद रखें, जो पीछे नहीं हुआ अब आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, आगे करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब जो नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे, कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका दोबारा। आपका भी बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहिबा PTI से हमारे साथ मौजूद थी, जबकि अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम तर हाज़रीन का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही फैज़ TV की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन 2021 और 22 से मुझे और शहजादी कमल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Thank you.